आप सब लोगों के बीच मिलने का मुझे अवसर प्रदान किया, आप सबसे मिलने का अवसर प्रदान किया। आप सबने मुझको जो स्वागत किया उसके लिए मैं अभिभूत हूँ, आभार प्रकट कर रहा हूँ। और ख़ास तौर से इसलिए कि मुझे स्वागत किया गया है ये सूत जो है धागे से, धागे की एक माला है, सूत की एक माला है, और मेरे ख्याल से ये कपास से बुनी हुई है और हाथों से बनाई गई है, तकली से बनाई गई होगी, चरखे से बनाई गई होगी। और ये सूत, तकली और चरखे से निर्मित सूत का कमाल इस देश ने देखा है। ये इसी के कमाल से देश को स्वतंत्रता मिली भी है। तो आप लोग इसको, युवा पीढ़ी इस सूत को बनाए रखे हैं, इसकी महत्ता को कायम रखे हैं, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। साथ में फूल भी दिए हैं, तो फूल का स्वागत तो सदैव होता ही रहता है। शाल जो है वो मुझे पहनाया गया है, श्रीफल भी स्वागत है, लेकिन शाल जो मुझे पहनाया गया है वो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा। शाल इसलिए नहीं देना चाहिए अभ्यागतों को, ऐसे स्पीच देने वालों को, क्योंकि आप सब लोग किस आर्थिक स्थिति से आते हैं, कितना खर्च करते हैं। माँ बाप आपको एक उम्मीद के लिए, एक सपने बुनने के लिए आपको यहाँ भेजे गए हैं, और मेरे ख्याल से कोई संस्थान ये है वो प्रोवाइड करता है, ऐसा भी नहीं है। अगर करता भी होगा तो आपके फीस से ही करता होगा, इसलिए अनावश्यक खर्च है। और साल को अब ड्राफ्ट कीजिए आने वाले समय में, ताकि आपकी आर्थिक स्थितियां जो है वो ठीक रहे। चूंकि एक साल अमूमन 200-250 रुपये तो मिलता ही, और 200-250 रुपये कम नहीं है। अगर महीने में आप ऐसे हम जैसे कुछ व्याख्यान देने वाले 10-20 बुलाते हैं तो कितना खर्च होगा, है ना। तो वो पैसे की बचत होगी, कम से कम बिजली बिल तो पटेगा यहाँ से उस पैसे से, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहरहाल मुझे ये कहा गया है कि आप सब लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, और लगभग आप लोग सब ग्रेजुएट होंगे, है ना, स्नातक तो हैं। तो मैं थोड़ा सा एक परिचय पहले पूछ लूँ, क्योंकि स्नातक के बाद में हमारा एक जो है शुरुआत होती है, बिगनिंग होता है। बहुत पहले तो 5वीं पास आदमी भी शिक्षक बनता था ब्रिटिश जमाने में, 7वीं मिडिल होता था, 4थी उस समय बोर्ड होती थी, तो 4थी पास आदमी शिक्षक बन जाते थे, 7वीं पास व्यक्ति तहसीलदार हुआ करते थे। उसके बाद जो हाई स्कूल पास हुआ उनको भी नौकरियां, ग्राम सेवक, टीचर, कर्मचारी, ये सब बनते थे। फिर धीरे धीरे ग्रेजुएशन की स्थिति आई, और अब तो पीजी, पीएचडी, डीलिट भी रोजगार के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है। हम देखते हैं कि हमारे देश में एक भृत्य के लिए, प्यून के लिए भी पीएचडी धारी लोग एप्लीकेशन देते हैं। तो ये स्थिति है। तो ये अच्छी स्थिति है कि बुरी स्थिति है, आप जो कहो, फिर उसके बाद मैं आप सब लोगों से परिचय लूंगा। एक भृत्य के लिए पीएचडी होल्डर एप्लीकेशन दे रहा है, तो ये अच्छी स्थिति है कि क्या स्थिति कहें, बुरी स्थिति है। और इसके ऊपर कुछ कहा जा सकता है? सब लोग संवेद कह रहे हो बुरी स्थिति है, कि कोई इसके और अतिरिक्त और कुछ बोल सकते हैं? अगर एक मत हो तो ये अच्छी बात है क्या? नहीं है अच्छी बात। तो क्या है फिर? ये पीएचडी वाले अगर एप्लीकेशन दे रहा है तो ये और कौन सी बात हो सकती है? बुरी बात तो आपने कहा, और क्या हो सकती है? अच्छी बात भी, क्योंकि एक उच्च शिक्षित व्यक्ति एक काम करने के लिए सामने आ तो रहा है। समझ में आ रहा है ना? और जब वो बहुत सारे लोग उच्च मुकाम को पहुंचेंगे, तो छोटे काम करने के लिए तो तैयार रहे ना। तो हर सिक्के की दो पहलू होते हैं, कोई एक चीज ही अच्छी है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। देखो, यही आपका लॉजिक और तर्क काम करती है। देश में बड़ी बड़ी होर्डिंग आ जाता है कि पीएचडी किया हुआ व्यक्ति प्यून के लिए एप्लीकेशन दिया है, इतने एप्लीकेशन है, उनमें 200-300 लोग पीएचडी होल्डर हैं। तो पीएचडी होल्डर है, इसके मतलब वो उस काम के लिए अनुपयुक्त है क्या? नहीं, वो हो सकता है और बेहतर करे वो, है ना। और नहीं तो इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग ऐसे आ रहे हैं, तो उनके पारिश्रमिक और उनके कार्य के हिसाब से, उनकी डिग्रियों के हिसाब से उनकी भी तनख्वाह बढ़ाई जाए, ताकि उनके जीवन स्तर भी अच्छा हो। और बहुत तेजी से दुनिया में इक्वलिटी आती जा रही है, बहुत तेजी से दुनिया में इक्वलिटी आती जा रही है, और हर व्यक्ति को देश की संप्रभुता का, आय का बराबरी हिस्सा चाहिए, ये डिमांड होती जा रही है।
चूंकि वर्तमान हालात बहुत अच्छा है ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि संसार की जो संप्रभुताएं हैं और देश की संप्रभुता है, देश की जो संपदा है, वो चंद लोगों के हाथ में नियंत्रित हो रहा है। तो ये अच्छा है कि क्या है? इसलिए इनकम की स्रोत में सुविधाओं को भोगने वाले चंद लोग ना रहे। समझ में आया ना? सुविधाओं को भोगने वाला, इनकम को प्राप्त करने वाला बहुत सारे लोग रहे, तभी उस देश में और राष्ट्र में खुशहाली आ सकती है। बहरहाल अपना परिचय बताइए, यहां से बताइए जी। जी जी। हम्म। थैंक यू सर। मेरा नाम शिवम विश्वकर्मा है और मैं अभी बीकॉम सेकेंड ईयर पास हुआ हूँ। और मेरा जो आगे का है, मैं एसएससी सीएचएसएल के थ्रू सीबीआई ऑफिसर बनना चाहता हूँ। गुड। लेकिन अभी मेरा जो ग्रेजुएशन में टाइम है, मैं उस पीरियड में अभी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरी एज इतनी है कि मैं कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हूँ। थैंक यू सर। ठीक। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम गौरव सर, मैं क्लास 12th में हूँ अभी। मैं आगे पीएससी का तैयारी करूँगा। अच्छा अच्छा, ठीक। गुड मॉर्निंग सर एंड थैंक यू आने के लिए। मेरा नाम अर्चना रात्रे है और मेरा अभी इसी साल ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है सर, बीएससी बायो में। अभी मैं आगे पीएससी की तैयारी कर रही हूँ। गुड। पीछे थोड़ा जल्दी बताते जाइएगा। जय हिंद सर, मेरा नाम चेतना साहू है और मैं धमतरी जिले की हूँ। जय हिंद। मैं अभी सीजीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ सर। गुड। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम morning। युवांशु सिंह व्यास है हाँ। और मेरा भी ग्रेजुएशन इसी साल हुआ है, पिछले ही मंथ। और मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी करता हूँ और इसी में ही सफलता पाना चाहता हूँ। हाँ सर, कर दीजिए। नमस्ते सर, नमस्ते। मेरा नाम शिखा साहू है। मैं सीजीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ और अभी बीए सेकंड ईयर पास हूँ। गुड। नमस्ते सर, हाउ आर यू नमस्ते। सर? हाँ अच्छा हूँ मैं, आप कैसे हैं? सब बढ़िया सर। हाँ। मेरा नाम कोमल यादव है, मैं सीजी पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, माय नेम इज सर यश बजाज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल। गुड गुड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम हिमांशु साहू है और मैं भी एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। गुड। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम जगन्नाथ साहू है। मैं अभी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। सीजीए की तैयारी है? अच्छा अच्छा। गुड मॉर्निंग सर, मेरा Good नाम morning। सोनल है। मैं अभी क्लास 11th पे हूँ और मैं सीजीपीएससी क्या की नाम है तैयारी। आपका? सोनल। अच्छा। और मैं आगे चल के सीजीपीएससी की तैयारी करूँगी। हाँ, अपने प्रोनाउंस को और स्पष्ट कीजिए ना। हाँ। गुड मॉर्निंग सर, मेरा Good नाम morning। लक्ष्मी साहू है। मैं अभी सीजीपीएससी की तैयारी। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम पूर्णिमा जोशी है। मैंने अपना ग्रेजुएशन 2021 में कंप्लीट किया था और मैं भी अभी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रही हूँ। शुभ प्रभात सर, मेरा नाम पल्लवी वर्मा है। प्रभात। हाँ। जी, मेरा नाम पल्लवी वर्मा है। मैं मेरा ग्रेजुएशन अभी 2023 में कंप्लीट हुआ है डिग्री गर्ल्स कॉलेज से। अच्छा अच्छा। और मैं अभी युवा के माध्यम से ईएसआईसी एसएसओ की तैयारी कर रही हूँ। गुड गुड। जी, थैंक यू सर। प्रणाम सर, मेरा नाम देवलाल साहू है। मैं युवा से ही तैयारी किया और बहुत सारे एग्जाम मेरा निकला युवा के माध्यम से ही। अरे वाह, बहुत बढ़िया। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ऐसे कम से कम 10-15 एग्जाम निकले। अरे वाह, अभी प्रेजेंट में सर मैं ओरिएंटल इंश्योरेंस में असिस्टेंट मैनेजर हूँ बहुत और बढ़िया। साथ ही साथ युवा के बच्चों को मार्गदर्शन दे रहा हूँ। बहुत थैंक यू अच्छा। सर। ये आपका काम अच्छा है कि हम जहाँ से निकले हैं उस संस्थान को सेवाएं दें, समय निकालें इनके लिए, और ये बड़ा पुण्य का काम है। नहीं तो आदमी जहाँ से निकलता है पलट के देखता नहीं, क्योंकि इतनी अभाव और कष्ट रहता है कि अरे यार वो सीढ़ी ठीक नहीं रहता, तो वो है तो समय में नहीं आता, तो झाड़ू हमें ही मारना पड़ता था तो वहाँ क्यों जाए, क्योंकि अपने अब अर्जित कर लिया है, बड़ी अच्छी जगह में चले गए हैं, तो वापस क्यों वहाँ जाए। ऐसी मानसिकता में भी लोग रहते हैं। आपने अच्छा किया है और इसको, इस संस्थान को और अच्छा करो। तो देखिए, जीवन में इतनी सारी चुनौतियां हैं, अपॉर्चुनिटीज कम है, संख्याएं ज्यादा है। हमारे देश में तो अब कितने लोग रह रहे हैं, है ना? और पूरी विश्व में देखो तो 7 अरब लोग हैं। अब 7 अरब लोगों के लिए भी पृथ्वी की सहन शक्ति क्षीण होती जा रही।
पहले उनके अपने वो प्राकृतिक शक्तियां रहती थी, उनके अपने बैलेंस करने के अस्त्र होते थे, जिसको अपन महामारी बोलते हैं, जो हर 100 साल में रिटर्न होता था। कभी प्लेग आया, कभी चेचक आए, है ना, कभी और कुछ आया, अभी कोरोना। तो कोरोना को बहरहाल कुछ लोग कहते हैं कि ये जैविक है, प्रायोजित है ना, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये प्राकृतिक रूप से आया है। दोनों तरह की बातें हो रही है। लेकिन अब प्रकृति ने बीमारियों की जगह सीधा सीधा क्या कर रहा है मालूम है? ग्लोबल वार्मिंग कर रही है। एक तरफ ज्यादा पानी बरस जाओ, एक तरफ बरसो ही मत। इतना पानी बरसो को पूरी बाढ़ ला दो। तो पनिया अकाल, हम लोग छत्तीसगढ़ी में उसको कहते हैं, पनिया अकाल करो ताकि अनाज ही ना हो। और दूसरी तरफ बरसो ही नहीं, तो वहां बगैर पानी का अनाज होगा कैसे? तो जब अनाज ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा? क्या हो सकता है? क्योंकि 7 अरब लोग हैं, 7 अरब लोगों, पहले हमारे ही देश को जब आज़ादी मिली, तो भारत की आज़ादी जब मिली तो कितने करोड़ लोग थे? कितने करोड़ थे? 35 करोड़ के आसपास थे। मुगलों के समय में कितने रहा होगा? आप लोग 20-25 करोड़। हमारा छत्तीसगढ़ जो है, अब 35 करोड़ की आबादी जब देश की रही, 33 करोड़ की आबादी जब देश की रही होगी, उस समय छत्तीसगढ़ अपन एक छोटा सा प्रांत में आते हैं, देश के बाद प्रांत में आते हैं, तो प्रांत की जनसंख्या कितनी रही होगी औसतन? अभी आप गणित से निकाल सकते हैं ना कि आज वर्तमान में देश में 1.25 अरब लोग हैं, तो 1.25 अरब में 2.5 करोड़ हैं हम लोग, तो 1.25 अरब 2.5 करोड़ का परसेंटेज कितना आएगा? तो 34 करोड़, 32-33 करोड़ में अभी कितना आएगा? इसका कितना आ सकता है? 1.5 करोड़? अरे नहीं, अरे एक अरब में अगर हम मान लो जाए 1.25 अरब है ना, तो 1.25 को छोड़ो, 1 अरब है। 1 अरब में अभी हम 2.5 करोड़ हैं, तो उसका आधा कर दो, तो 50 करोड़ में 2.5 का कितना हो गया? 1.25 हो गया। और 50 के बाद हम 30 करते हैं, 20 और निकाल दें, तो 1.25 का और आधा मान लो जाए, कितना हो जाएगा? 70-80 लाख। 70-80 लाख पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ का। 70-80 लाख पॉपुलेशन को आप डिवाइड कर दो 33 जिला में, अभी 33 जिला है ना, तो उसमें भाग दे के देखो, 70 लाख भागे 33 में, 70 लाख को भागित करो ना जी, 2-2.5 लाख एक जिला में। आज रायपुर की जनसंख्या कितनी है शहर की? केवल शहर की 15 से 20 लाख। और पहले क्या रहता होगा? पूरे रायपुर जिले भर में, केवल शहर के साथ साथ पूरे जिनकी कैंपस फैली हुई थी, उसमें कितने लाख रहे होंगे? चलो बड़ा शहर रहा है, बड़ी जगह रही है, तो रायपुर में 5 लाख रहे होंगे। और 5 लाख लोग इतनी भू संपदा पे कैसे जीवन यापन करते थे? बड़ी खुशहाल, जमीनें इफरात थी, ऐसा कोई नहीं जो भूमिहीन रहा हो, सबके पास जमीन थी, सबके अपने गांव थे, बड़े बड़े ब्यारा थे उनके, है ना, इतने संसाधन भरा हुआ था, दूध दही की नदियां बहती थी, जंगल में इतने उत्पाद थे कि आदमी खा ले। मेरे ख्याल से पुरखों की आप साहित्य को पढ़ेंगे, उनकी लोक कथाओं को पढ़ेंगे, तो उसमें आनंद ही आनंद है। दुख का वर्णन है क्या? ज्यादा नहीं। तो जिस पीरियड में दुख का वर्णन नहीं है, आनंद में जीवन है, तो सोचो कि उनका लाइफ स्टाइल कैसा रहा होगा। ये अलग बात है कि साइकिल नहीं थी, रेडियो नहीं था, मोबाइल थे ही नहीं, चश्मा भी नहीं रहा होगा, कपड़े भी उतना ज्यादा नहीं रहा होगा, लेकिन खुशियां तो थी गाड़ा भर। आज हम वार्डरोब में बहुत सारे कपड़े देख सकते हैं, अपनी चप्पलें बहुत सारा देख सकते हैं, घड़ियां देख सकते हैं, मोबाइल बहुत ज्यादा देख सकते हैं। ये सारे चीज से आप क्या कमा रहे हो कि खर्च कर रहे हो? नष्ट कर रहे हैं। अपनी जो अर्जित संपदा है उनको वेस्ट कर रहे हैं। और उससे मिलता क्या है? क्या मिलता है? आजकल तो डेनिम वेनिम का पैंट भी बहुत पैसे में आता है, उसको पहन लेने से क्या हो जाएगा? और लेकिन पहले एक टेलर खादी का पैंट बना देता था और उसको पहन लेते थे, तो थोड़ा हवादार भी होता था, ढीला ढाला बनता था,
और वो रेसेस भी नहीं आते थे, है ना, वो हेल्दी और स्वास्थ्यवर्धक था। लेकिन आज डेनिम की चिपकी हुई जीन्स पहन रहे हैं, उसमें वो क्या बोलते हैं फैलने वाले को, स्ट्रेचेबल्स, उसमें रबर लगा रहे हैं। अब वो रबर गर्मी में धूप में तपेगी, हवा जाएगी नहीं शरीर में, तो आपकी स्किन में रेसेस और बीमारियां तो आएगी ना। तो हम 10,000 की डेनिम शर्ट पैंट पहन करके बीमारियां खरीद रहे हैं। और हमारे पूर्वज क्या करते थे, वो ये अभी ये सूत के धागे की इसकी एक कपड़ा बना करके पहन लेते थे। फैशन नहीं था, लेकिन थोड़ी सी ढीला ढाला रहता था, लेकिन बीमारियों से मुक्त थे। समझ में आ रही ना बात हमारी, कि हम मेरे ये कहने का अर्थ ये कतई नहीं है कि हम पुरातन प्रेमी हैं, लेकिन इतना है कि पुरातन समय में कितने लोग जो है आत्मनिर्भर थे। हम धीरे धीरे विकास की ओर जा रहे हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। विकास ये नहीं है, विकास वो है जब हम आत्मनिर्भर हो। एक व्यक्ति 8-10 बच्चे पैदा कर लेते थे, चिंता ही नहीं रहता था, आत्मनिर्भर थे। आज के दौर में आदमी शादी तक नहीं करना चाहता, बड़ी दुर्भाग्य है। एक युवा ये सोचता है कि अरे मैं खड़ा तो हो जाऊं अपने पैर में, अभी तो माँ बाप के साथ में रह रहा हूं, मैं आएगा साथी तो उनको क्या खिलाऊंगा। वो आत्मनिर्भर ही नहीं है। जो आत्मनिर्भर नहीं है वो देश और दुनिया क्या बनाएगा। ये दौर लाया जा रहा है। ये तमाम तरह की लाभार्जन करने वाले जो फैक्ट्रियां हैं, ये तमाम जो पूंजीवाद है, कैपिटलिस्ट लोग हैं, वो ऐसे विज्ञापन के द्वारा ऐसे सम्मोहन फैलाए जा रहे हैं ताकि आप जितना भी कमाओ कम है। पहले हम किसी दुकान में जाते थे ना, तो 500 की नोट रहती थी, उसमें बहुत सारे सामान ले आते थे, कुछ पैसे बच जाते थे। अब माल के अंदर घुस के देखो, आप 5 लाख रुपए भी ले जाओगे तो भी कम है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। वो तो सजा के रखे हैं, आपकी जरूरत नहीं है, फिर भी जरूरत महसूस किया जा रहा है। और विज्ञापन तो ऐसा है कि आपके पॉकेट के पैसे छीन रहा है, और पॉकेट में आप पैसे नहीं रखे हो, बैंक में जमा के रखे हो, उस बैंक के पैसे को भी छीन रहा है। और एक आया है यार, वो क्या बोलते हैं, डेबिट कार्ड, क्या कार्ड बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड आया है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको उधारी भी देगा। अरे हद हो गई। एक समय कर्ज लेना हमारे देश में, इसी देश में पाप की श्रेणी माना जाता था, और दुर्भाग्य है वो व्यक्ति जो कर्ज ले और कर्ज की मुक्ति के लिए अपने जीवन और को लगा देने वाला, खत्म कर देने वाला ऐसे पात्र की कहानियां भी हम लोग पढ़े। मुंशी प्रेमचंद की और बड़े बड़े जो साहित्यकार हैं उनकी कहानियां आप पढ़ो कि कर्ज से बड़ा कोई पाप नहीं है। उनको चुकाने के लिए जीवन भर आदमी काम करता है, और कर्ज से मुक्त जीवन जो है वो सुखमय जीवन है। ऐसा आदर्श है हमारे देश में। लेकिन आज आपको कर्ज डाला जा रहा है। बार बार आपको फोन आएगा कि आप प्लाट खरीद लो, कार खरीद लो, मोबाइल खरीद लो, ये वर्जन आया है लेटेस्ट, आईफोन ले लो। अरे 1,000-1,200 रुपए तो EMI है यार। एक बर्गर पिज्जा में आप आईफोन ले लो, महीने में 1-2 बर्गर पिज्जा मत खाओ और उतने पैसा का इंस्टॉलमेंट दो, आपको आ जाएगा। अरे क्या जरूरत है ऐसा, आप कमाओ उस दिन लो। लेकिन अभी अपने माँ बाप को इस तरह से प्रेशर देने की जरूरत है क्या? नहीं। वो कितने मुश्किल से अपनी गृहस्थी संभाल रहा है, चला रहा है, और हम हट कर रहे हैं क्योंकि बगल वाले मित्र के पास है। अब उनके पास है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, उनके पास जो बाइक है वो होनी चाहिए, वो जैसे कपड़े और चश्मे पहनते हैं वैसे मेरे पास भी होनी चाहिए। ये एक अजीब सा होड़ लगा हुआ है। अब ऐसे दौर में आप क्या कर लोगे? तो होड़ को आपको छोड़ना पड़ेगा, अपने एम को ध्यान देना पड़ेगा। अपनी लक्ष्य की ओर जब आएंगे, जो बनना है वो माइंड सेट होगा आपका, तब आपका रास्ता चलना शुरू होगा। अभी तो आप पढ़ ही रहे हो, ग्रेजुएशन तो बहुत कम ही लोग किए हैं, अभी कुछ लोग उस मार्ग में हैं। पहले तो आप टारगेट ये करो कि मुझे ग्रेजुएशन करना है, पहला काम, उसमें अच्छे नंबर लाना है, ये पहले ले लो। क्योंकि रेस में दौड़ने के आप जब घोड़े बनते हैं तो घोड़े के स्तर में तो पहुंच जाओ, आप दौड़ने के लायक तो बनो, और जब दौड़ने के लायक बनो उसके बाद आप फिर उनके साथ साथ तैयारी करो, ऐसा नहीं है, और उसके बाद फिर आप रन अप करो, आगे बढ़ो।
तो सफलता निश्चित मिलेगी। ऐसा कोई बात नहीं है जो सफलताएं ना हो। प्रतियोगी परीक्षा आपको इस तरह से प्रश्नों से, इस तरह से विश्लेषण से, इस तरह से प्रशिक्षित करता है कि जो आदमी जितना प्रतियोगी परीक्षा देगा उनका बौद्धिक स्तर उतना ही ऊंचा होगा। और नौकरी मिले ना मिले, आप जो पढ़ाई करते हैं, जो तैयारी करते हैं, उससे आप एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। इसलिए प्रतियोगी परीक्षा के ऐसे संस्थानों में या किताबों में या मोटिवेशनल स्पीच जहां होता है उनको सुनना चाहिए, क्योंकि वो आपको दक्ष करता है, काबिल बनाता है। किताबें जो आप विषय पढ़ते हैं ना स्कूलों में, कॉलेजों में, वो एक संबंधित सिलेबस होती है। लेकिन इस तरह यहाँ आते हैं तो जनरल नॉलेज की बातें, समझ की बातें, उस विषय की गहराई में आप जाते हैं, तो इस तरह से आप धीरे धीरे सुन के आदमी मैच्योर होता है। कबीर की एक साखी है, आप लोग जानते होंगे, महात्मा कबीर, नाम सुने हैं कि नहीं? अच्छा, पढ़े भी होंगे उसको, है ना? तो वो कहता, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखिन की देखी। मैं अपने आंखों से देखा हूं। और दूसरा, बहुश्रुत थे वो। कबीर क्या थे? पढ़ा लिखा नहीं था, वो निरक्षर थे। ऐसा साहित्य में मिलता है, क्योंकि किसी विद्यालय में उन्होंने या गुरुकुल में प्रवेश तो नहीं लिया था, और समकालीन परिस्थिति में जुलाहे थे, तो ऐसे लोगों को गुरुकुल में भी जाने की अनुमति नहीं थी, विद्यालय जा ही नहीं सकते थे। तो ऐसी विषम परिस्थिति में उन्होंने श्रवण किया, सुना है उन्होंने, क्योंकि काशी में थे, तो काशी में रहने के कारण वहाँ बहुत सारे आयोजन होते रहते थे, ज्ञान विज्ञान है, वो चर्चाएं उर्चाएं होती रहती थी। विद्वानों की नगरी थी वो, देश भर के विद्वान पहुंचते थे, परस्पर चर्चाएं करते थे। तो वहां बैठ के वो चुपचाप सुनते रहते थे। तो सुनते सुनते ही कबीर बहुश्रुत होके इतना महाज्ञानी हो गया कि आज उनकी साखियों के ऊपर पीएचडी हो रही है। और जो ज्ञानी थे कहीं उससे ऊपर चले गए वो एक ही विषय का ज्ञानी था। कबीर ने बहुत सारी चीजों को सुना और बहुत क्षेत्र में वो आगे चले गए। तो ये होता है। तो बहुश्रुत मतलब एक अच्छा श्रोता, और बहुश्रुत मतलब विविध विषयों को सुनना हमें और क्या करता है? अपने अंदर की दक्षता को बढ़ाता है। लेकिन आजकल के जनरेशन सुनना ही नहीं चाहते। माँ बाप के तो सुन ही नहीं रहे, अगल बगल के और नहीं सुन रहे हैं। किसी ने टोक दिया तो उनको माथा खराब हो जाता है। तो युवा क्या है आजकल? विवेकानंद जी ने एक चीज और कही थी, वो बहुत अच्छी बात है, सुनिए उसको। उन्होंने कहा कि मुझे राष्ट्र निर्माण के लिए ऐसे 100 युवा चाहिए, अगर वो मिल जाए तो मैं राष्ट्र को एक और अच्छा आधार स्तंभ दे सकता हूँ, बना सकता हूँ, वर्तमान हालत है उसको बदल सकता हूँ। वो युवा ढूंढने के लिए निकले, लेकिन उसको कोई युवा मिला ही नहीं ठीक ठाक। तो अब युवा किसे कहें? सवाल है। उम्र की जो पड़ाव है उसको युवा माने क्या? तो क्या कहें? कुछ बच्चे तो बहुत बुढ़े होते हैं और कुछ बच्चे बहुत यंग और जवान होते हैं। कुछ बच्चे तो बहुत बुढ़े होते हैं, सॉरी मेरा कहना था, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि वो बुढ़े हो जाते हैं, और कुछ ऐसे बूढ़े होते हैं जो एकदम जवान होते हैं। दिखने में क्या? नहीं, दिखने में नहीं। किससे? विचारों से। विचारों से। आज आप लोग देखोगे कितने युवा कतारबद्ध, एक लोटा जल समस्या का हल चल रहा है। मैं किसी चीज में और टिप्पणी ऐसा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन देश किधर जा रही है आप देखिए। साइंस, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, विकास, आर्थिक समृद्धि, सोशलिस्ट, तमाम तरह की चीजें हैं। इन तरफ ना जा करके हम उस तरफ जाएं तो क्या हाल होगा? तो वो जो परंपराओं के अधीन और मानसिक रूप से गुलाम हो जाते हैं, उसको हम क्या कहें? जवान कहें, युवा कहें कि बुजुर्ग कहें? क्योंकि बुजुर्ग लोग ही परलोक सुधारने के लिए, हमारे इंडियन मैथोलॉजी में, हमारी भारतीय अध्यात्म और दर्शन में ये आता है कि हम अब जीवन को भोग लिया अच्छा से, अब हमको परलोक सुधारना है, जो कहीं होगी देखा नहीं गया है। तो अब वो परलोक में प्लॉट बुकिंग करना है मुझको, है ना, 1500 वर्ग फीट फ्लैट लेना है, वहां आराम से रहूंगा, ये सोच के यहाँ वो शेयर करता है। क्या शेयर करता है? इन्वेस्ट करता है। यहाँ क्या इन्वेस्ट कर रहा है? पूजा का, पाठ का, कर्मकांड का, ढोंग का, पाखंड का, ताकि ऐसा करूं तो मुझको वहां
जितना ज्यादा करो वो 1 एकड़ मिल जाएगा। कहाँ जा रहा है देश, कैसे जा रहा है? देखो, धर्म अध्यात्म की अपनी महत्ता है, वो अपनी जगह है, सुकून शांति के लिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, लेकिन वही सब कुछ है ऐसा नहीं है। वो हमारे लाइफ का एक पार्ट है, छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ऐसे बताए जा रहे हैं कि वही सब कुछ है, उन्हीं के लिए मर खप जाओ, वही मुक्ति दे देगी। मुक्ति शब्द हमने इजाद कर लिया है, ये मुक्ति दे देगी। अब मुक्ति का अर्थ क्या है? किससे मुक्ति? वो तो ऐसे भी मर जाओगे तो मुक्ति मिलेगी, दुखों से, संतापों से, कष्टों से। कई लोग ऐसे जन्मते हैं, मर जाते हैं कीड़े मकोड़े की तरह। बुद्ध की एक बात याद आती है, आप लोग देखे होंगे कि बुद्ध ने कहा, जन्म भी दुख है, जन्म भी दुख है, जीवन संघर्ष भी दुख है, और मृत्यु भी दुख है। तो सब तो दुख है, तो फिर सुख क्या है? हमें कैसी तलाशनी चाहिए? अपनी इसी जीवन में सुख को तलाशनी चाहिए। मरणोपरांत कहीं स्वर्ग में सुख मिलेगा ऐसा नहीं है। यहां तो दुष्ट लोग को भी स्वर्गवासी कहना अच्छा लगता है, और मरे के बाद आदमी देवता लौट जाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ी में कथन है मन कि मरे के बाद आदमी देवता, भले वो आदमी रावण रहत का ही रहा है। तो ये जो हमारी अवधारणाएं हैं वो अभी के लिए, यूथ के लिए, समकालीन समय के लिए ठीक है कि नहीं, ये परीक्षण करने का अवसर है। और अच्छा चीजें हमारे भारतीय साहित्य में बहुत अच्छी कई बातें भी हैं, जैसे मीमांसाएं हैं, जैसे उपनिषद है, वेदांत की बातें हैं, वो बहुत अच्छी चीज है। तो कुछ बहुत अच्छी चीज है, उनको अपनाना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। कबीर ही हर जगह खड़ा हो जाता है यार बात करने के लिए कि सार सार गही ले थोथा देह उड़ा है। समझ में आ रहा ना? सार सार को ग्रहण, क्योंकि उन्होंने जीवन में हर सार को ग्रहण किया और थोथे चीज को उड़ाया। इसलिए हमें भी हर चीज का, हर धर्म, हर पंथ जहां मानव कल्याण के निमित्त है, वो हमको बेहतर बनाता है। एक तरह से ये सारे चीजें जो है मनुष्य की विशिष्ट यात्रा है, मनुष्य से इंसान बनाने की यात्रा है। और इंसान क्या, आगे चल के यही इंसान फिर भगवान भी बन जाता है, पूजनीय हो जाता है। कई ऐसे हमारे महापुरुष है, ऐतिहासिक महापुरुष, जो हमको क्या देता है, इतनी प्रेरणा देता है कि हम उसकी पूजा करने लगते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो मुझे तो छत्तीसगढ़ी के लिए कहा गया है, तो मैं छत्तीसगढ़ी में शुरू करूं क्या अब? क्योंकि ये मैंने आधार बातें कही आपको जो शायद आपको काम आएगा। और युवा की और छोटी सी बात मैं बता देता हूं, क्योंकि आपका टीम युवा है ना, तो युवा को थोड़ा और मैं थोड़ी सी और बताऊंगा, फिर अपने विषय में आएंगे। युवा क्या है? अगर मनुष्य की स्टेज और उम्र के आधार पे देखें तो सबसे पहले 1 साल के अंदर बच्चे को हम क्या कहते हैं? 0 ईयर बच्चे को क्या कहते हैं? शिशु, है ना? शिशु, नवजात, है ना? नवजात शिशु, अबोध। उसके बाद में जैसे ही 1 साल की चेतना होती है, हैप्पी बर्थडे 1 साल मना दिए, वो दौड़ना शुरू कर दिया, तो क्या हो गया? वो भागना दौड़ना शुरू किया। तो 1 साल से 2.5-3 साल के बालक, है ना? और उसके बाद में वो बालक तो 7-8 साल तक का ही रहता है। समझ में आ रहा है ना? 1-2 साल से 7-8 साल तक का बालक है, शिशु भी है वहां पे, है ना? लेकिन 7-8 साल के बाद, 7-8 साल के बाद में कितने साल तक का? 14-15 साल तक का शिशु है। क्या है जी? शिशु है। और 15-16 साल के बाद में 20-21 साल तक का, नहीं, आप सबसे पहले देखे नवजात, उसके बाद में 1 साल के बाद में 7-8 साल का बालक, शिशु, उसके बाद में 8-9 साल से लेकर के आपका 14 साल 15 साल तक का किशोर। समझ में है ना? और 15 साल 16 साल से लेकर के 21 साल तक का, 21 से 25 कर लो, 25 साल तक का नवयुवक। क्या होता है? नवयुवक। और 25 के बाद से लेकर के उधर 55 तक का, उनको क्या कहा गया है? युवा, यूथ कहा गया। और 55 के बाद उधर शुरू हो जाता है प्रौढ़,
कहाँ तक का? 60-65 तक का, 10-12 साल तक का उम्र प्रौढ़। और प्रौढ़ के बाद में 60 के बाद, 65 के बाद 70 के आते हैं तो वृद्ध। वृद्ध कहाँ तक होता है? आपके 60-65 से लेकर के 80 साल तक क्या होता है? वृद्ध। और 80 से 100 साल के बीच आदमी को 100 साल ही तो मिला है ना, वो किस्मत वाले हैं जापान उपान वाले जो बढ़िया जिंदगी जीते हैं, तो वो 120-30 साल जी जाते हैं। तो वो लोग, तो ये 100 साल के अंदर जीने वाले 80 से 100 साल के बीच वयोवृद्ध, ये जानना चाहिए आपको। पूछ सकता है पीएचडी एग्जाम में। देखो हम जहां कुछ बता रहे हैं ना, सबके सब कहीं ना कहीं काम आने वाली चीज है ना। तो मनुष्य के जीवन को इस तरह से हमको उम्र के हिसाब से, मोटी मोटी हिसाब से हमको व्यक्त करना चाहिए। लेकिन वैचारिक दुनिया में, विचारों की दुनिया में युवा तो वो है भाई जिनकी विचार निरंतर प्रगतिशील हो। जो प्रगतिशील थॉट रखता हो वो युवा है, और जो पारंपरिक ट्रेडिशनल विचारों में जीता है वो आदमी प्रौढ़ है, वृद्ध। समझ में आई ना बात? हाँ, ये हमको रखना चाहिए। भाषा जो है विचारों की एक माध्यम है, हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा संस्कृति का भी संवाहक है। भाषा किसी परिक्षेत्र की कला, कल्चर, ये सबको व्यक्त करने का भी एक माध्यम है। और भाषा किस धातु से उत्पन्न है? ये ब्लैक बोर्ड वगैरह नहीं रखते हैं लिखने उखने का। भाषा जो है, अभी मैंने बताया कि अपनी विचारों को, भावनाओं को, अपने अंदर जो सोच विचार है उन सबको व्यक्त करने का एक माध्यम है। तो भाषा जो है वो भाष धातु से उत्पन्न है। ये भाष है ना, ये कैसे मिटेगा जी? इसको मिटाने का? हाँ अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, हाँ। तो ये भाष है, ये भाष, और इसको ऐसा भी भाष करके देखो, ये भाष, ये भाष, ये श के हम लोग प्राय लेखन में, बोलने में ये उच्चारण छत्तीसगढ़ी में करते हैं, भाष। भाष का अर्थ क्या होता है? भाष मतलब क्या होगा? भाष का अर्थ क्या है? भाष को अब देखना, हमारे में एक शब्द आता है बांग, मुर्गा बांगता है ना। तो बांगना, भाषना, कोई चीज को हम उच्चरित करते हैं, जो उच्चरित किया जाता है, जो मुंह से, जो अब मुर्गा बोलता है कुकड़ुक को, तो कुकड़ुक को क्या है? ध्वनि है। ये भाष जो है वो ध्वनि है। ध्वनि को हम मुंह से क्या करते हैं? उच्चरित करते हैं। अरे क्या हो गया? ध्वनि को हम उच्चरित करते हैं, वो भाष है। अब वही भाष से बांगना, भाषना, बोलना, ये आया है। कल्पना कीजिए कि जब मनुष्य आदिम जमाने में रहा होगा तो क्या करते रहे होंगे? आऊ ऐसा करता रहा होगा। कुछ बक्का फूटना है ना, भाषणा मतलब बक्का फूटना भी होता है। बांग से बक्का फूटना, थोड़ा बक्का फूट रहा है। छोटे छोटे बच्चे ना माँ, पापा, मम ऐसा बोलते हैं छोटे बच्चे को। आप लोग लड़कियां बहुत ज्यादा अनुभवी है, क्योंकि वो छोटे बच्चे घर में रहती हैं तो वो बेचारियों के काम है। और लड़के लोग को कहो कि बच्चे को पकड़ो, है नहीं पकड़ना है। कुछ तो ऐसे लड़के रहते हैं जो बाप बनने के पहले कोई छोटे बच्चा को छुए ही नहीं रहते हैं। ईमानदारी से बता रहा हूँ, किसी छोटे बच्चे को गोद में लिए ही नहीं रहते हैं। और बगैर लिए सडनली बाप बन जाता है तो क्या कर लेगा वो? इसलिए संयुक्त परिवार हमको हर तरह से ट्रेंड करता है। हर चीज को जानना समझना चाहिए, है ना। तो एक तरह से बांगना, बक्का फूटना, ये बक्का फूटता है, ये जो ध्वनि निकलता है ना, यही क्या है? भाष है। इसी भाष से भाषा बनी हुई है। इसी भाष से भाषा बनी हुई है, ध्वनि है। ये भाषा केवल क्या है? ध्वनियों का समूह है, ध्वनियों का समूह। इसमें दो तरह की ध्वनि होती है। अब ये ध्वनि, जो भाषा की ध्वनि है, वो ध्वनि जो है वो दो प्रकार की, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। जैसे ये क्या है?
तो कैसी ध्वनि है? ये सार्थक है इसमें। भाई आपने टक कहा, टक शब्द का अर्थ है। दूसरा, जज साहब ऐसा करता है, उसका क्या है? ऑर्डर, ऑर्डर है ना। कभी कभी हम ऐसे ऐसे कर देते हैं, हाथ ना बजा के ऐसे। संसद पार्लियामेंट में आप देखे होंगे ऐसा करते हैं। तो ये दो चीजों के घर्षण से उत्पन्न होती है ना। दो चीजों से ध्वनि कैसी निकलती है? दो चीजों की घर्षण से निकलती है। तो दो चीजों की घर्षण से निकलने वाली ध्वनि ही क्या है? भाषा है। तो ये दो चीज क्या होता है? हमारे मुंह से तो कुछ दो चीज तो है नहीं भाई। ये दांत है, ये जिह्वा है, ये कंठ है, ये तालु है। इतने चीज से हमारी बनी है। तो ये यहीं से तो स्वर निकलती है ना हमारी। इसी से ही तो हमारी शब्दावलियां निकलती है, मुंह से ही। तो मुंह से निकलने वाली जो सारी ध्वनियां हैं उनको हम कहीं कहीं टच करके, स्पर्श करके निकलती है वो। जैसे माँ, ऐसा कहें हम, माँ। अब एक चीज बोलो, मुंह खोल के जिस वर्ण को आप बोल सकते हो, मुंह बंद करके उसको बोल सकते हो क्या? अब मुंह को ऐसे, ओंठ को बंद कर दो, अम्मा बोल के दिखाओ मेरे को। नहीं बोल संभव ही नहीं है। आ कहो तो मुंह को खुलना पड़ता है। आ देखो मुंह खुल गया, आ, है ना। और ई कहे तो बंद हो जाती। ब कहे तो और बंद होता है ओठ। भ कहे तो, फ कहे तो हमारी देवनागरी लिपि में जो 52 अक्षरें हैं, देवनागरी लिपि मतलब हिंदी नहीं कह रहा हूं मैं, देवनागरी लिपि जो है उसमें 52 अक्षर है। उन 52 अक्षरों को ध्वनि का प्रतीक माना गया है ना। कौन से ध्वनि को? सार्थक ध्वनियों को। निरर्थक ध्वनि जो होता है ना, खटर पटर, पंखा चल रहा है, किच 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 और कहीं कहीं हो रहा है, ऐसे ध्वनि निरर्थक टाइप का रहता है। इसलिए उसको हम क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। कुछ कुछ निरर्थक ध्वनि पशुओं को हाँकने का काम आता है, जैसे अर्र, तता तता तता। हमारे छत्तीसगढ़ी में आप जाके अभी देखो, धान बोने का टाइम है, खेतों में अर्र और तता चल रहा होगा। लेकिन दुर्भाग्य है यार, अब तो बैल वैल नहीं है, अब तो ट्रैक्टर आ गया है। मुझे भी तो गीत और एल्बम बनाने का थोड़ा शौक है। तो पिछले बार हम लोग ना ऐसी बीज बोने का एक गीत बनाने के लिए गए थे। गांव बहुत ढूंढे आसपास, कहीं हल बैल मिलेगा, नहीं मिला। तो सुदूर आरंग के पास एक बाना गांव है, वहां मिला बैल जोड़ी वाला। तो वहीं गए, उनके खेत में एक गीत शूटिंग की है। नांगर बैला लधर, तीरता लधर, बीजा लधर करके एक गीत। बीजा धान बोना है वो वाला गीत। आप लोग यूट्यूब सर्च करना, मेरे निकल जाएंगे वो गीत। एगा किसान बोए चली धान, चल नांगर लधर। तो नांगर चलाने वाला आदमी सज धज के आया बेचारा, और वो अर्थ तक घुमाने लगा। तो अर्र का अर्थ क्या होता है? बैल हाँकने की एक ध्वनि है। अर्र कहें तो ये राउंड साइड का बैल, राउंड साइड का ब्रेक है ना। और तथा कहें तो राइट साइड का है। तो जैसे आप गाड़ी ड्राइव करते हो ना जी, वो अर्र और तथा वो ध्वनि है। देखो कुछ रखा नहीं है, दो ध्वनि है, और उन दो ध्वनि से वो बैल को हाँक रहा है। आजकल के बच्चे जो शहर में हैं, खासतौर से जो कृषि कार्य से वंचित हो चुके हैं, मम्मी पापा सेटल हो गए हैं यहाँ, या शहरी मूल का आदमी है, एक बैल को टच नहीं कर सकता। देखेगा डील डॉल तो डर में नहीं जा पाएगा उसका। लेकिन गाँव का एक छोटा सा बच्चा रहेगा ना, उनके कांसड़ा पकड़ के चलते हैं। कांसड़ा मतलब रस्सी, कांसड़ा जो बैल को बांधा जाता है, वो अपने इसमें रख लेगा। छोटा सा बच्चा रहेगा 4-5 साल का, जो अभी शिशु वाली शैली में है। ये शिशु वाली शैली में बड़ा डील डाउल का, बड़ा साइड का, जो 5-6 फीट बैल होते हैं, उसको पकड़ के हाथ में ऐसे तालाब ले जाएगा। उसका हिम्मत देखिए। अब यहाँ तो बड़े बड़े लोग उसको देख के, उसकी डील डाउल देख के डर जाएंगे, है ना। ये होता है आत्मविश्वास। किसान के बच्चों को, गांव के लोगों को कितने आत्मविश्वास रहते हैं। हम एक घरों में, शहरों में रहते हैं ना, शहर के घर में एक छिपकली आ जाए, एक लाइट जलती है, कीड़ा आ जाए, उसको देख के डरने लगते हैं। और गांव के बच्चे तो उसी कीड़े मकोड़े के बीच जीता है, खेतों में नंगे पैर चलते हैं, कितनी खतराओं को मोल लेके जीता है। पल पल गांव की जिंदगी ऐसा लगता है कि पल पल मौत बिछी हुई है, सांप बिच्छी घूम रहे हैं। इसके बावजूद भी वो निर्भय और निसंक जीते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा एक पारिस्थितिक एक वो है, अंतर संबंध है। आप जहां जहां रहोगे उनके बीच आपका कनेक्शन होता जाता है। एक चेंद्रू नाम का फिल्म देखें क्या आप लोग, या सुने हैं चर्चा? हाँ देखना, उसमें ऑस्कर अवार्ड मिला है। भारत, यही छत्तीसगढ़ में शूटिंग हुई है। ऑस्कर अवार्ड यही है क्या?
गिने चुने 2 फिल्म को ऑस्कर हुआ है, सत्यजीत रे और इनको। तो सत्यजीत रे भी यही छत्तीसगढ़ में सिनेमा बनाया, सदगति, मंदिर हसौद के पास, और ये तुम गांव है ना, वहां रावण है, उस रावण की प्रतिमा के सामने शूटिंग हुई थी। स्मिता पाटिल, नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी उसमें काम किया, सदगति। तो सदगति फिल्म बनाने वाले पाथेर पंचाली के लिए सत्यजीत रे को क्या मिला? ऑस्कर मिला। और ऑस्कर वाले उनके घर में आके अवार्ड दिए, चूंकि वो वयोवृद्ध हो चुके थे। तो ये जो चेंद्रू है ना, बस्तर का है ना, जो शेर के साथ खेलता था, रियल लाइफ के ऊपर बनी उनकी सिनेमा है ना, इनको ऑस्कर मिला था। आज उस मुकाम तक, उस ऊंचाई तक आज भी इंडियन सिनेमा गया नहीं है, तभी तो हमको नहीं मिल रहा है ना। और हम किस विकास की बात कर रहे हैं, खैर छोड़िए। तो मैं कह रहा था कि उस निरर्थक ध्वनि को साध करके हम शक्तिशाली बैल को, शक्तिशाली सबसे बड़े विशाल जानवर हाथी को, इवन शेर तक को भी हम अपने अधीन कर लेते हैं। सर्कस में आप रिंग मास्टर ऐसे शब्द निकालते हैं, ऐसी ध्वनि निकालते हैं कि शेर उनके साथ कनेक्ट हो जाता है, वो जो चाहता है वो करता है। हिंसक, अरे सपेरे लोग को भी देखो, सांप पाल लेता है, एक फिरफिटी आ जाए तो आप डर घबरा जाओ। बड़े बड़े विषधरों को अपने वो झपोलियों में लेकर के, और मैं तो देखा है बचपन में, अब वो संस्कृति है कि खत्म हो गई। सपेरे लोग इतने इतने सांप लेकर के आते थे, एक झपोली ऐसा ऐसा रहेगा इतना ऊंचा, यहाँ ऐसा ऐसा इतना ऊंचा, एक एक तरफ 20-20 सांप कांवर में लाद के आते थे और गांव में खेल दिखाते थे, सांपों का खेल। किसने देखा है ऐसा? हाँ, गुड गुड, वेरी गुड, सारे लोग देखें। अभी भी कहीं कहीं होगा, खत्म नहीं हुआ होगा। और शादी में उनको सांप दहेज में देते हैं, उसमें सपेरे में, क्योंकि वो प्रॉपर्टी है उसकी। एक सोनार क्या देगा जी? सोना देगा। किसान क्या देता है? अपने धान देता है, अनाज देता है। अरे किसी के देखा देखी अब सोना चांदी देने लग गए, वो गलत परंपरा है। किसान को सदैव धान देना चाहिए, है ना। सपेरा सांप देता है। इधर जो क्या बोलते हैं उसको, पोखरी में जो मछलियां पालते हैं मछुआरे लोग, क्या देते हैं? मछलियां देते हैं। तो जो आपके जीवन का आधार है, उन चीजों को आप दहेज में देते हैं, गिफ्ट देते हैं। दहेज, दाइज, हमारे यहाँ दाइज शब्द है, दहेज नहीं है। क्या बोलते हैं जी उसको, 5 किस्म के दहेज देना, पचहर देना है, पचहर की परंपरा। पचहर दाइज नहीं है, नेग है। देखो, नेग और दाइज में अंतर है। छत्तीसगढ़ तो सौभाग्यशाली प्रांत है, यहाँ दहेज नहीं है। लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ मॉडिफाई लोग, तथाकथित सभ्य लोग अब दूसरों के नकल करते करते अब दहेज देने लग गए हैं। ये गलत बात है ना। तो यहाँ तो इक्वलिटी है, मतलब लड़कियों में लड़कों में बराबरी है, और बहुत अच्छी सामंजस्य जीवन शैली है यहाँ। तो वो मतलब इन निरर्थक ध्वनियों से उनको साधा जाता है, और साध करके पशुओं को भी अधीन कर ली जाती है। लोगों को भी कुछ ऐसी निरर्थक ध्वनियों के द्वारा कोड वर्ड बनाए जाते हैं, और उनका भी अपना वैल्यू है। और सार्थक ध्वनि का तो है ही। सार्थक ध्वनि, अ मेरे मुंह से निकला तो हमने उसको देवनागरी में ये कहा, आ कहा तो ये हो गया, ई कहे तो ये, ई थोड़ा सा बड़ा कहे तो ई, इस तरह से ये स्वर हो गए। अब ये स्वर की संख्या 13। उसके बाद में दूसरा आता है क कहा मैंने, उसके बाद ख कहा, है ना, क ख ग घ, ये तो कोई दांत से निकल रहा है तो दंत ध्वनि, कोई ओठ से निकल रहा है तो ओष्ठ ध्वनि, कोई जिभ से निकलता है तो जिह्वा, कोई कंठ से निकल रहा है तो कंठ। तो अलग अलग जगह से टकरा के निकलने वाली ध्वनि को हमने उस नाम से ध्वनित किया उसको, और वो नाम दिया उसको, और अलग अलग वर्ग बनाए, च वर्ग, क वर्ग, ट वर्ग, है ना। तो क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ऐसा बनाए। और सारे जो 13 है, और इसके बाद में ये कितना है, ये कितना है, स्वर व्यंजन कितना है, इसको व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वो है जिसमें 2 वर्णों का मेल हो, और स्वर वो है जो स्वतंत्र हो, स्वतंत्र उच्चारित किए वो स्वर है। और जो 2 अक्षरों का मेल से उत्पन्न हो रही ध्वनि है वो व्यंजन है। व्यंजन मतलब मिक्स, मिला हुआ, हम व्यंजन कहते हैं ना। व्यंजन का अर्थ क्या है? थाली में परोसे हुए खाना, तो उसमें चावल है, दाल है, चटनी है, मिर्ची है, बहुत सारे चीज है, इसलिए वो व्यंजन है। तो यही व्यंजन। देखो शब्द कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं किसमें, भाषा विज्ञान में व्यंजन, और वहां कहाँ लग रहा है, रसोई में व्यंजन। समझ में आ रहा है ना, ये है, यही कमाल है। आप अंदर जाते जाओगे पता चलेगा। ये कितना है जी, 39। 39 को जोड़ो, 9 और 3 कितना होता है? 9, 12 का 3, 1 4 और 1 52 अक्षर। हुआ कि नहीं? ये हमने डिवाइड किया। ये हमारी देवनागरी लिपि है, ये देवनागरी लिपि है, ये देवनागरी लिपि है भाई।
इस लिपि का एक क्लासिफिकेशन, इनका वर्गीकरण। और दूसरा आप रोमन लिपि जो यूज करते हैं आजकल ज्यादा, रोमन लिपि जो ABCD, इसमें 5 स्वर है और बाकी 26 में से और ABCD स्वर क्या है, AEIO, ये 5 स्वर है। और इसके बाद में बाकी जो है वो 21 अक्षर, 21 जो है वो व्यंजन है। हाँ, आप जानते हैं वावेल और कंसोनेंट। तो ये इस तरह से ये होता है और इसी 2 लिपि में आपको पढ़ना लिखना है। अब समझ में आया ना। इस लिपि में लिखी जाने वाली, अब भाषाओं को देखते हैं। इस लिपि में लिखी जाने वाली संस्कृत, पाली को तो दो में लिखता है पाली को, एक ब्राह्मी लिपि और एक खरोष्टी लिपि। ये खरोष्टी, ये प्राचीन है, देश की सबसे प्राचीन भाषाओं में एक। पाली बुद्ध से पहले की भी है और इतना ज्यादा प्रचारित था पाली कि बुद्ध को पाली में उपदेश देना पड़ा, क्योंकि वो जन भाषा थी। तो पाली बहुत समृद्ध और प्राचीन भाषा है, उनमें अपरिमित साहित्य है। और नालंदा विश्वविद्यालय जलाई गई तो पाली में ही लिखी गई सारी साहित्य था, वो जल गया। इसके बावजूद भी पाली साहित्य अपार है। त्रिपिटक महाग्रंथ, जिसको बड़ी बड़ी संदूकों में रखा जा सकता है, विनय पिटक, धम्म पिटक, सत्य पिटक, ये आप सब जानते होंगे, है ना। उसके बाद में धीरे से उसी पाली और प्राकृत से संस्कृत आया। कुछ विद्वान उल्टा कहते हैं संस्कृत से आया कह के, इसमें 2 विवादें भी चल रही है। संस्कृत की उत्पत्ति कुछ लोग देववाणी कहा है, किसी देवलोक से आया ऐसा माना गया है। तो देवता कहाँ है, कि श्लोक है, अभी तक पता नहीं। और इसलिए देववाणी। और अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये बता दूं मैं कि संस्कृत जटिल भी है, कठिन भी है। अगर मानव सभ्यता के विकास को देखें, जो आऊ कहने वाले, कंदराओं में रहने वाले, गुफाओं में रहने वाले लोग अगर प्राचीन रहते हो तो ऐसे कठिन उच्चारण कैसे किए रहे होंगे। तो हमें तो ऐसा लगता है कि भाषा एक सतत प्रक्रिया है जो प्रोसेस होके बनती है धीरे धीरे, है ना। तो ये सब भाषाएं धीरे धीरे बनी हैं, धीरे धीरे बनी हैं। देवनागरी लिपि आया, 52 अक्षर किया गया, ये शोधित होके आया है, सोचा गया है, बहुत गहराई से विचार किया गया है। लिपि बाद में आ गया है, भाषाएं पहली उत्पत्ति हो गई। जैसे छत्तीसगढ़ी की अपनी लिपि नहीं है, तो क्या छत्तीसगढ़ी नहीं था क्या पहले? अभी भी नहीं है लिपि छत्तीसगढ़ी की अपनी, हम देवनागरी में ही लिखते हैं। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं है? छत्तीसगढ़ी की भाषा साहित्य में अगर हम जाएं तो वो 1000 साल पुराने साहित्य मिलता है इसमें। इसको डिवाइड किया गया है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी ने, जो अरपा पैरीधार के लेखक कवि है। सुबह की तलाश उनकी प्रसिद्ध उपन्यास है, स्वामी आत्मानंद महाराज जी के भाई है वो। तो उन्होंने छत्तीसगढ़ी साहित्य का इतिहास एक किताब लिखा है। उस किताब में उन्होंने काल विभाजित किया कि छत्तीसगढ़ी भाषा जो है वो 1000 साल पुरानी भाषा है। उन्होंने केवल 1000 कहा है। अब विद्वान लोग ये कह सकते हैं कि कहीं 1000 से भी ज्यादा होगा वो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में महानदी घाटी, जोग घाटी, जोग नदी का दोआब, महानदी और जोग का जो दोआब है, उस दोआब में उड़ीसा के संबलपुर विश्वविद्यालय से, चूंकि अभी हमारे छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय उस स्तर के काम नहीं कर पा रहे हैं, चूंकि ये नया राज्य है, ये एमपी से संचालित होते थे, सारी योजनाएं उधर से ही बनता था। लोग प्रोफेसर, डीन, वाइस चांसलर, तमाम बड़े बड़े पदों में अन्य प्रांत के ही लोग रहते थे। तो सारा अन्वेषण का काम अन्य प्रांत के हिसाब से होता था, यूपी के हिसाब से, एमपी के हिसाब से होता था, छत्तीसगढ़ के हिसाब से नहीं हुआ है। इसलिए बहुत सारा काम बाकी है अभी। आप समझ में आया ना, बहुत काम हो भी रहा है, इन 20 सालों में बहुत काम हुआ और बीच में भी होता रहा है। ऐसा नहीं है 20-25 साल के शिक्षा के इतिहास में देखें तो कुछ कुछ होता रहा है, लेकिन उस बिगनिंग है, शुरुआत है, गहराई से काम नहीं हुआ है। लेकिन उड़ीसा गवर्नमेंट ने संबलपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने महानदी और जोग नदी, मिटा यार इसको, योजना से और जोग से, ये देखो ये महानदी हुआ ये, और ये 100 महानदी मान के चलो इनको, ये थोड़ा सा ये महानदी बना देता हूँ, पार्ट चौड़ा है इसलिए थोड़ा महानदी बना दिया है ना, ये पार्ट चौड़ा हुआ। ये निकला सिहावा से और ये चला गया बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा में, ये बंगाल की खाड़ी उड़ीसा में है ना। ये थोड़ा सा लिखने में ये हो रहा है यार, समझो इसको, है ना।
और इसी के साथ साथ ये सिहावा पहाड़ से निकला है ना, और जोक कहाँ से निकला? नुआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, नुआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो ये सिहावा हम यहाँ कले तो यहाँ रायपुर से आप जाएंगे तो बागबाहरा महासमुंद देखे ना आप लोग, महासमुंद के आगे नुआपाड़ा, नुआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट के आगे एक पठार है, उस पठार से निकला है ये जोक, ये नुआपाड़ा, नुआपाड़ा। ये यहाँ से एक पतली सी निकली है, ये ऐसे, ये यहाँ से ऐसी निकली, और ये मान के चलो कि ये बीच में आया, और ये शिवरी नारायण, ठीक है। शिवरी नारायण देखे ना, कितने लोग गए हैं शिवरी नारायण? ये गिरौदपुरी होते हुए है ना, गिरौदपुरी जोक नदी में ही बसी हुई है, जोक नदी के समीप ही है। वहाँ मेला लगता है ना, विशालकाय मेला, तो लोग वहाँ स्नान करते हैं, 3 दिन का पुण्य स्नान। जैसे कुंभ में होता है ना, कुंभ में स्नान होता है अलग अलग पूर्णिमा में, माघी पूर्णिमा में हो रहा है ना, मकर संक्रांति में होता है, ऐसी 3 दिन का पुण्य स्नान होता है यहाँ। तो यहाँ विशाल मेला लगता है ये शिवरी गिरौदपुरी के आसपास। क्यों ऐसा करते हैं लोग? श्रद्धा से, क्योंकि उस नदी में स्नान किसने किया है? उनके धर्मगुरु गुरु घासीदास जी ने। जब सोनाखान पहाड़ में तपस्या किया तो उनके हाथ में एक खेत देखता है, वो चूंकि किसान आदमी है, आया तो खेत देखते हुए आता है। अच्छा, खेत किसान किस में चलता है जी? किसान खेत में जाए, खार में जाए तो किस में चलता है वो? मेड़ में? नहीं, यह गलत, मेड़ में नहीं चलता। मेड़ में कौन चलता है? मेड़ में चलने वाला आदमी कौन है? कोई दूसरा खेत का मालिक या बनिहार। लेकिन खुद किसान होगा वो अपने खेत के मेड़ पे नहीं चलता। जो खेत के मेड़ में चला वो किसान भी नहीं, वो अनपढ़ गंवार है। खेत में अपना किसान देखता है अंदर अंदर घूम घूम के कि कहाँ पे धान है, कहाँ पे करगा है, कहाँ पे सावा है, कहाँ पे बदौरी है। वो देखता है, निरीक्षण करता है और उनको परफेक्ट करता है। कहीं धान नहीं है तो वहाँ धान की रोपता है, वो चालता है जिसको कहते हैं। तो एक किसान अपने खेत में चलता है। तो गुरु घासीदास जिस खेत में वो धान बोया रहा उसमें वो चला, देखा तो मुंही पार में वो 2 मछली देखते हैं। पानी पक जाता है ना धान, तो छिपछिपी हो जाता है। तो छिपछिपी होते हैं ना, तो उसमें से पानी, छिपछिपी मतलब घुटवा भर पानी, बहरा खेत के मुही में रहीस घुटवा भर पानी, और वो पानी में 2 ठन मछली बोले अमृत बानी, पंथी गीत है इसमें। तो उसमें 2 मछलियां थी जो उसकी क्या सुन रही थी? वाणी सुन रही थी। 2 मछलियां आपस में बोल रही थी। मछली क्या बोलती होगी? कौन सी भाषा है? और इस भाषा को कौन समझता है? लेकिन गुरु घासीदास जी कैसे समझ गए? क्या साधना थी उसमें, क्या चेतना थी? पशुओं की हरकतों को देख के, उनकी स्थितियों को देख करके, उनके अंदर जो चाह है उसको जान ले। वो प्रज्ञा संपन्न है कि नहीं, चेतना संपन्न है कि नहीं? वही व्यक्ति तो महान होता है ना। तो उन्होंने क्या कहा? साधारण आदमी होते तो पकड़ लेते उसको और ले जाते, सब्जी वब्जी बनाते। लेकिन उन्होंने उसको उठाया, वो तड़पते हुए मछली, वो बोल रहे हैं कि पानी कम हो गया, अब तो मर जाएंगे हम लोग, कोई आएगा पकड़ के ले जाएगा, जीवन लीला खत्म। रोग आ रहे थे वो लोग। वो तड़पते हुए मछली को हाथ से पकड़ा और जोक नदी में प्रवाहित किया। जोग नदी चेतना की नदी, इसलिए जोग की जगह गिरौदपुरी आते आते वो नदी जोग नदी बन जाता है। देखो ये जोग से, ये जोग नदी है, ये जोग नदी जोग नदी बन जाता है। क्या बनता है जी? जोग, साधना की, जोड़ने की नदी बनती, आध्यात्मिक चेतना की नदी बनती है। और इसी परिक्षेत्र में सोनाखान रेंज है। सोनाखान रेंज में छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा जगह है जहां क्या मिलता है? सोना मिलता है। सर्वेक्षण हो गया है, ठेका दे दी गई है, कुछ दिन बाद उत्खनन शुरू हो जाएगा वहां। वो तो डीप फॉरेस्ट एरिया है इसलिए बचा हुआ है। और कहीं ऐसा सोनाखान का जंगल बनेगा तो रम्य जंगल उजड़ जाएंगे। वो हसदेव उजड़ रहा है ना, इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। आप लोग तैयार रहना, आप लोग तैयार रहना अपनी कल्चर संस्कृति बचाने।
तो वो बहुत जल्दी सोने का खदान बनने वाला है। उस सोने के खदान जो मिट्टी में मिला रहा होगा, पहाड़ों में छुपा रहा होगा, वर्षा जल उसको प्रक्षालित करती है और जोग नदी अपने में बहा के इस महानदी में सूर्य नारायण के बाद उड़ेल देती है। ये जोग नदी जो आती है, इसके रेत, इसमें सोने का कण है। ये सोने का कण महानदी में आता है। फिर आप देखना सूर्य नारायण से लेकर के हीराकुद तक, जिसको हीराकुंड कहते हैं, वो हीराकुद है। हीराकुद तक आपको क्या मिलता है? सोना मिलता है। इस नदी के दोनों तरफ सोनझरिया जनजाति रहते हैं। इस नदी के तरफ सोनझरिया ये जनजाति है। ये सोनझरिया जनजाति रेत में क्या करते हैं? सोना निकालते हैं। कितने ऐसे लोग हैं? रायगढ़ वायगढ़ से संबंधित है क्या कुछ लोग? सूर्य नारायण, जांजगीर चांपा वगैरह से। हाँ, तो उधर ये लोग रहते हैं और वो बेचारे दिन रात मेहनत करके सोना छान करके कहाँ ले जाता है? सेठ को देता है। सेठ देखता है उसको 100 ग्राम में, अरे 200 रुपये ले लिया, और वो 200 रुपये 20,000 में बेच देता है। पाली खंड हीरा निकलता है हमारे गरियाबंद में, झुकझुकी पत्थर बोलते हैं उसको। अरे नाम भी कैसे हमारे जनजीवन लेते हैं। झुकझुकी पत्थरा, झुकझुकी मतलब जो चमक रहा है। अब वो झुकझुकी पत्थरा है आदिवासियों के लिए। उस आदिवासियों को ये सराफा है ना, सदर बाजार मार्केट, जिनकी सूरत और डायमंड के कारोबार से लोग जुड़े हुए हैं, वो झुकझुकी पत्थरा खरीद लेते हैं। एक झुकझुकी पत्थरा कितने में? 1,000 2,000 में। और ये कितने में बेचता है? करोड़ों और लाखों में। यही है आपके शोषण, आपके रॉ मटेरियल, प्रोसेस मटेरियल को बेचने वाला। एक दिन रात कड़ी मेहनत करता है, पेट नहीं भरता, और एक दूसरा है जो थोड़ी सी ज्ञान और चालाकी से उससे वो करोड़ों अरबों में खेलता है, एम्पायर खड़ा करता है बिना परिश्रम के। ये ब्रेन पावर है। इस रहस्य को आपको समझना पड़ेगा। और इसलिए देश की संपदा जो है, मेहनत कश लोगों के पास नहीं है। उनकी मेहनत पे जो हेर फेर करने वाले लोग हैं, उनके पास सर्वाधिक। मतलब ज्ञान आपको देखो सोचने के लिए मजबूर करता है। ज्ञान आपको विचार प्रकट करती है, क्रांति पैदा करता है और व्यवस्था को सुधारने का काम करती है। तो आने वाले समय में आप लोग क्या बनोगे? देश को चलाने वाले लोग हैं। तो आपके अंदर वो समझ आनी चाहिए कि हम कैसे व्यवस्था को अच्छा रखें। और ये देश आपका है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। नो कास्टिज्म। आने वाले समय में जातियां नहीं रहेगी। आने वाले समय ऐसा उन्नत सभ्यता होगा जो एक परिवार में अनेक धर्मों के लोग होंगे। जाति तो बहुत दूर की बात है। एक परिवार में कोई ईसाई धर्म मानने वाला होगा, कोई मुसलमान होगा, कोई हिंदू होगा, कोई जैन होंगे, कोई बौद्ध होंगे। एक आदमी का 4-5 भाई बहन हैं, तो सोच लो कि 4-5 भाई बहन, कोई जैनी हो जाएगा, कोई सिख हो जाएगा, कोई मोहम्मदन हो जाएंगे, कोई ईसाई बन जाएंगे। और उस समय आपका धर्म क्या करेगा? ऐसे में तो एक दूसरे खून कर दोगे ना, जो वर्तमान हालत है उसको। लेकिन आप तो एक ही ब्लड, एक ही घर से उत्पन्न हो, तो कैसे करोगे आप उसको? एक ही बिल्डिंग में रहोगे तो सर्वाइवल कैसे करोगे जी? सर्वाइवल कैसे करोगे? एक परिवार में 4-5 धर्म के लोग हो गए तो कैसे? इंसानियत से। क्योंकि धर्म ही इंसानियत होगी आने वाले टाइम में। और बहुत तेजी से दुनिया वैसी बनती जा रही। कई ऐसे देश है जो धर्म को छोड़ते जा रहा है, और कुछ ऐसे देश है जो धर्म के लिए मरे जा रहे हैं। लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। अपने आप वो डेवलप करता है, प्रकृति अपने आप देती है। ग्लोबल वार्मिंग, मैंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग ऐसा है कि एक तरफ अतिवृष्टि होगी, अनाज होगा नहीं, दूसरी तरफ सूखा पड़ेगा, अनाज होगा नहीं, और इस तरह से प्रकृति बैलेंस करती जाएगी, एक स्थिति को संभालेगी। फिर यहीं पे आता है हमारा माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत इकोनॉमी में। आप लोग पढ़े ना इकोनॉमिक्स, तो उसमें माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत ये होता है कि जब जनसंख्या ज्यादा हो जाती है तो प्रकृति अपने आप नष्ट कर देती है, जिसको धार्मिक लोग क्या बोलते हैं? दैवी शक्ति आ गई। हमारे भारत में तो कई चीज को देवी मान जाता है। जैसे प्लेग आया था ना, तो वो धूकी देवी धूकी देवी नाम सुने हैं क्या? धूका गर्रा आता था, हैजा आ जाता था, कालरा आ जाता था, तो कालरा आने वाले को भी देवी कह दिया गया।
और तो और अभी अभी यार कोरोना आया तो कोरोना देवी उसके ऊपर बलि भी चढ़ाए गए थे, नींबू काटे गए थे, बकरा काटे थे, है ना। उड़ीसा का एक बैगा था वो जो मुर्गा काटा था कोरोना देवी को खुश करने के लिए। तो ये प्राथमिक समझ है, समझ में आ रहा है ना। मनुष्य की अपनी समझ है कि संकट से हम कैसे बचें। अरे बहुत संकट आया है तो वो शॉर्टकट अपना लिया कि इसको बलि दे दो तो बच जाए, शायद बचाने की कोशिश वो भी कर रहा है, डॉक्टर और साइंटिस्ट भी कर रहा है, हर कोई मानवता को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक है जो सही रास्ते में बचा रहा है, दूसरा है जो वो शॉर्टकट अपना रहा है। वो सही है या गलत है ये बताना है, ठीक है। भाषा का रहस्य समझ में आया। भाषा की उत्पत्ति की भाषा हमारी केवल ध्वनि है। भाषा अंग्रेजी हिंदी नहीं है। भाषा अंग्रेजी हिंदी इसलिए है कि हम उसका नाम करते हैं, और लिपि जो है वो प्रतीक और रूढ़ चिन्ह है। अ को अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, अगर अ को मैं ऐसा लिखता तो क्या फर्क पड़ता? ये तो था ही पहले, पुरानी किताब पढ़ो, लेकिन आज ये अ है, पढ़ा जाता है क्या? नहीं, ये खारिज हो गया, लेकिन बहुत पहले ऐसे ही था। ये पाली भाषा के बहुत सारे शब्द को देवनागरी में लिया, जैसे पाली का ये शब्द है, ये पाली भाषा के अक्षर है। आप गूगल देखो, सब कुछ है यार आजकल। तो वो ये शब्दों को लिया, ये ठ है, ये त्र है, ये मात्रा है। ऐसे पाली भाषा के प्राचीन खरोष्ठी लिपि को, देवनागरी के पहले खरोष्ठी लिपि था, ब्राह्मी लिपि था, उस ब्राह्मी लिपि की अक्षरों को लेकर के हमारी देवनागरी सामने आता है। देवनागरी बहुत ही व्यवस्थित है और उसमें संस्कृत और हर भाषा लिखी गई है। कुछ विद्वानों ने ये कहा था कि अगर हमारे देश में विभिन्न भाषाएं और लिपियां हैं, उन भाषा और लिपियों की जगह अगर देवनागरी को अपनाया जाए, तो देवनागरी में लिखा जाए ध्वनियों को, तो बहुत सारी समस्याओं का हल ऐसी हो जाएगा। जैसे उड़िया है, उड़िया शब्द जो है ना, उड़िया शब्द को आप किस में लिखो? देवनागरी में लिखो। बोल के देखो एक आध उड़िया शब्द, किसी को मालूम है क्या? हाँ बोलो आप बोलिए। हाँ, मोना शिखा 6, ये देखो मैंने देवनागरी में लिखा, और इसी को अपनी लिपि में लिखोगे तो हाँ, मैं इस लिपि में केवल मैं अपना नाम लिखना जानता हूं, मैं अपना नाम लिख देता हूं भाई, आप बताना है ना। मैं अपना नाम लिखना जानता हूं, है ना। क्या है? नहीं पता? आप उड़िया लिपि नहीं जानती? अच्छा, अक्षर नहीं जानते, बोलना बस जानती हो। तो ये अनिल कुमार है। अब मान ले जाए यही मैं लिखता हूं अनिल कुमार, तो इसको तो हर कोई समझेगा। अब अंग्रेजी में मैं लिखता हूं अनिल कुमार, तो हर कोई समझेगा। तो ध्वनि तो एक है, मुंह से निकल रहा है अनिल कुमार, लिख रहे हैं उड़िया में अनिल कुमार, नहीं समझ आया लोगों को। लिख रहे हैं हिंदी में तो उड़िया वालों को समझ नहीं आया, लिख रहे हैं अंग्रेजी में तो हिंदी वालों को समझ नहीं आया। तो सारा गड़बड़ झाला किसका है? लिपियों का है, ध्वनियों का नहीं है। ध्वनि परस्पर हमारे देश की मिलती जुलती है, बहुत कुछ शब्दावलियां परस्पर मिलती जुलती है, और 2-3 राज्यों में तो बिल्कुल एकदम एकात्म टाइप का रहता है। अब बिहार और छत्तीसगढ़ का या बघेलखंड की बहुत सारी भाषा एक सी है, और हिंदी, अब मान ले जाए हिंदू, छत्तीसगढ़ की भाषा जो है ना, छत्तीसगढ़ी है। हमको क्यों लगता है छत्तीसगढ़ियों के लिए? क्योंकि हम विगत 100 साल से क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारे अपने चीज पढ़ नहीं रहे हैं। घर में छठी हो रहा है, बच्चा हो रहा है, तो भी रामचरितमानस। तो रामचरितमानस क्या है? आपकी छत्तीसगढ़ी तो है नहीं, वो तो अवधी है। तो उसमें लिखी गई भाषा को आजकल हम बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़िया में प्योर छत्तीसगढ़ी बोलने वाले नहीं है। छत्तीसगढ़िया लोग बोलते हैं तोर महतारी का नाम है, तो महतारी होते का? अब मैं बताऊं थोड़ा सा, आपको अच्छा लग रहा है ना, बोर लग रहा है बताना, और फिर मैं चला जाऊंगा जल्दी, है ना, क्योंकि
क्योंकि मुझको भी भागना है ना, जैसे आप लोग भागने की कोशिश करते हैं वैसे। ये महतारी एक शब्द है, ये छत्तीसगढ़ी का शब्द है क्या? महतारी किसका शब्द है? ये मातृ शब्द है। मातृ से महतारी और मातृ से माँ। अब देखो ये संस्कृत की है, ये माँ हिंदी हो गया, इसी से महतारी आपकी अर्धमागधी, बुंदेल ब्रज अवधि में बोली जाने वाली, मतलब ये भाषा गंगा नदी के तटवर्ती राज्यों में बोली जाने वाली, जिसको यूपी, बिहार और विंध्य का क्षेत्र मान के चलो, इस क्षेत्र में चलती है। छत्तीसगढ़ में महतारी नहीं है भैया, यहाँ का प्योर क्या है जी? दाई है। इसलिए बड़ी विनम्रता से हम लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ी एक अलग भाषा है, वो हिंदी की ही तरह नहीं है। लेकिन विगत 100 साल से हमारे साक्षर पीढ़ी, हमारे पढ़े लिखे लोग, क्योंकि हिंदी पढ़ पढ़ के उनको हिंदी की भाषा समझने की भूल कर बैठा है। समझ में आ रहा ना? नहीं तो आज भी गांव के अंदर हिंदी नहीं चलती। गांव के अंदर जाओ, हिंदी गोठिया देख तो बड़ा मेरी झाड़ा थस क्या रे, 2 अक्षर पढ़ लेते हैं, बैठा हो छत्तीसगढ़ी में गोठिया, तो हमारे यहाँ गोठिया क्या है? गोठिया, गोट, और यहाँ बात। कितना अंतर है भाई, बात और गोट में जमीन आसमान का फर्क, महतारी और दाई में जमीन आसमान के फर्क। कई ऐसे शब्द आपको निकल जाएंगे। लेकिन जैसे मान ले जाए अब ये प्रकृति है, अब प्रकृति है तो उसको क्या लिखे थे? अब उसको प्रकृति लिख दें क्या? क्या लिखें जी इसको? प्रकृति लिखें क्या? नहीं, ये भाषा का अपभ्रंश होना है, मतलब भाषा को विकृत करना है। प्रकृति हिंदी का शब्द है, इस हिंदी के शब्द को ज्यों की त्यों हम इस्तेमाल करें, और प्रकृति ये अशुद्ध है, गलत है, इसको हम खारिज करें, ऐसा व्यवहार ना करें। कुछ कुछ शब्द हैं जिसमें आप कर सकते हो, लेकिन जानबूझ के किसी शब्द को विकृत करके, हिंदी को विकृत करके उनको छत्तीसगढ़ी नहीं बनाना चाहिए। और आजकल ऐसे बनाए जा रहे हैं, इसीलिए छत्तीसगढ़ी को क्या मानता है कि ये हिंदी का अपभ्रंश है और इसलिए बोली है। आप समझ गए? अब इसलिए छत्तीसगढ़ी को क्या बनाते जा रहे हैं? बोली। पढ़े लिखे लोग और अच्छे अच्छे लोग इसको बोली मान रहे हैं। अभी हाई कोर्ट का डिसीजन आया, मतलब टिप्पणी, डिसीजन नहीं है, छत्तीसगढ़ी के मामला में याचिका दायर था, तो अभी 2 दिन पहले आया है न्यूज़ में, आप लोग देखेंगे, उसके ऊपर मेरी आर्टिकल भी है, लिखा हूँ मैंने। तो उसमें हाई कोर्ट ने कहा वो ठीक है, हम पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं नई शिक्षा नीति में, इसलिए छत्तीसगढ़ी में पढ़ाने लिखाने का जो याचिका लगा था उसको निराकृत किया गया कि अब वो स्वतः पढ़ाए जाएंगे। लेकिन अभी भी ये निर्धारण करना मुश्किल है, संशय है कि वो भाषा है कि बोली है। तो 1.5 से 2 करोड़ लोगों की बोली जाने वाली, व्यवहृत की जाने वाली, और जसपुर से लेकर के बीजापुर तक का, आपके संबलपुर के इसी पार से थोड़ा सा ले लो, ये मान के चलो कि उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्र से लेकर के इधर आम गांव के आसपास तक का है ना, पनिया जोब और दरेकसा, सालेकसा, उड़ीसा का, महाराष्ट्र का सीमा है, डोंगरगढ़ से कम 40-50 किलोमीटर दूर, उतनी बड़ी एरिया में आपकी छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। बालाखंड तक में, डिंडोरी में भी छत्तीसगढ़ी बोली और समझी जाती है। थोड़ा थोड़ा रूप बस बदलता है, तो थोड़ा रूप तो यूं ही बदल जाता है। जैसे आप कपड़े पहने हैं, नया ले हो तो कलर अलग है, कुछ दिन तो आप धूप में सुखाओगे तो अलग हो जाएगा, तो कपड़े अलग हो जाएगा क्या? नहीं, स्वरूप थोड़ा सा बदलता है। तो ओवरऑल हमारी छत्तीसगढ़ी एक है, चाहे बिलासपुरिया हो, रायगढ़िया हो, कि रायपुरिया हो, कि राजनांदगांव वाला हो, कि धमतरी वाला हो, वो परस्पर एक है। हाँ, उसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको हल्बी गोंडी मिलेगा, लेकिन हल्बी भी छत्तीसगढ़ी नुमा है, सादरी भी छत्तीसगढ़ी है, सरगुजिया तो ठेठ छत्तीसगढ़ी है, थोड़ा सा कुड़ुक अलग है और गोंडी अलग है। प्रदेश की 2 भाषाएं खास तौर से, कुड़ुक और गोंडी अलग है, बाकी तो सब एक ही महतारी के लइका है, एक ही दाई के लोग लइका है मन।
तो छत्तीसगढ़ी, करीब छत्तीसगढ़ की जनसंख्या अगर 2-2.5 करोड़ है तो 50-60 लाख अन्य प्रांत के लोग, दुर्ग में, भिलाई में, रायपुर में, बिलासपुर में अन्य प्रांत के लोग सेटल हैं, वर्षों से यहाँ धंधा पानी नौकरी चाकरी कर रहे हैं। तो उनकी अपनी भाषा, जैसे पंजाबियों की, मारवाड़ियों की, सिंधियों की, और अब तो हमारे छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी शरणार्थी है तो बांग्लादेशियों की, और मैन पार्ट में तिब्बत के लोग हैं तो तिब्बती भी। हमारा प्रदेश बहुभाषी प्रदेश हो गया है, तो उनकी अपनी भाषाओं की संख्या को हम निकाल दें फिर भी तो 2 करोड़ लगभग बचता है। अब 2 करोड़ का 67-68% छत्तीसगढ़ी है और महज 30-32% गोंडी, हल्बी, भतरी, सरगुजिया है। तो इतने लोगों की भाषा, लगभग 1.5 करोड़ लोगों की भाषा, और अन्य प्रांत में जो सीमावर्ती 20-20 किलोमीटर के लो, तो जो बाहर से सेटल हुए हैं उनकी संख्या मान लो, तो कुल मिला के फिर हम वापस आते हैं 2 करोड़। असम में भी हमारी छत्तीसगढ़ी है, जहाँ जहाँ नागपुर में और कहीं कहीं सब बसे हुए हैं लोग वहाँ हैं। तो उन सबको मिला करके 2 करोड़ लोग जिस भाषा को बोलता है, समझता है, महसूस करता है, जीवन यापन करता है, जिसमें 100 साल से ऊपर लेखन चल रहा है, कितनी उपन्यास, कहानी, नाटक रची जा चुकी है, महाकाव्य लिखे जा चुके हैं, जिनकी प्राचीन चीजें जो है वो आदिम मानव की सभ्यता मिलती है। जोग और महानदी परियोजना में बताया कि 50,000 साल पहले मानव बस्ती होने का, उन तट में मानव बस्ती होने का साक्ष्य मिल रहा है। कसडोल के पास अमुंदी नाम के गांव है जो आदिम मानव बस्ती होने का साक्ष्य मिला है। सीता बेंगरा है, कबरा पहाड़ है, विक्रम खोल है, जहां आदिम मानव रहा करते थे। तो जो आदिम मानव कौन सी भाषा बोलते थे? ये छत्तीसगढ़ी जो हम बोलते हैं। ये दाई शब्द उस समय से चला आ रहा है। आदिम मानव दाई कहते रहे होंगे, हम आज भी दाई कह रहे हैं। तो हमारी भाषा आजकल की नहीं, प्राचीन है, इनकी जड़ बहुत गहरी है। और ये भाषा निसंदेह लिपि नहीं होने के कारण, अपेक्षित शिक्षा नहीं होने के कारण, हम लोग केवल प्रकृति में रहने के कारण, किसी लिपि बनाने की विद्या को छोड़ करके अपने ऐसी सहज जीवन जीने के कारण हमने लिपि नहीं बनाया। इसके कारण कुछ विद्वान लिपि नहीं होने के कारण इसको भाषा नहीं मानते, जबकि ये भाषा है। इसकी अपनी व्याकरण है। व्याकरण हिंदी से पहले लिखी गई। हीरालाल चंद्रनाहु काव्योपाध्याय जी द्वारा हिंदी की व्याकरण कामता गुरु ने लिखा। उसके पहले छत्तीसगढ़ी की व्याकरण आ गई थी, छप भी गई थी। लेकिन प्रांत हम पहले, हमारा प्रांत किस में था? सीपीएन बरार में था पहले, मराठा शासन में, अंग्रेज शासन में सीपीएन बरार। तो वहां की प्रशासन की भाषा क्या थी? मराठी थी। अंग्रेजी और मराठी, अंग्रेजों ने अंग्रेजी और उसने राजभाषा, इसलिए मराठी भाषाओं का चलन यहाँ बहुत ज्यादा है। जैसे फोकट, फोकट शब्द मराठी का है। अरे फोकट में पाया है इसका, तो मराठी का शब्द है। तो बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ी में वो है, मराठी के शब्द मिलते हैं। उसके बाद में आज़ादी जैसी मिली तो 1 नवंबर 56 को हमारी प्रदेश कहाँ चला गया? मध्य प्रदेश में शामिल हो गए। तो हिंदी भाषी क्षेत्र में हम जुड़ गए। हमारी भाषा को चिन्हांकित किया ही नहीं गया। हमारे कुछ लोग साधन सक्षम थे जो आज़ादी के आसपास पढ़े, वो हिंदी में पढ़े, हिंदी में विचार किए, हिंदी में ही सब कुछ किया, और छत्तीसगढ़ी छूटते गया। लेकिन छत्तीसगढ़ अलग हुआ, जबकि छत्तीसगढ़ी में साहित्य 100 साल से लिखे जा रहे हैं। जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो एक अलग उफान आया, और उसके बाद में इसी विधानसभा ने 28 नवंबर 2007 को, कब जी? 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ राजभाषा विधेयक पास किया। इसलिए 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाए जाते हैं। और उसके बाद में 2008 को 14 अगस्त 2008 को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग की गठन हुई और उनका कार्यालय खुला। इसलिए 14 अगस्त के दिन हम क्या मनाते हैं? कार्यालय स्थापना दिवस, राजभाषा आयोग कार्यालय स्थापना दिवस। ये 2 पर्व हम भाषा के नाम से मनाते हैं। लेकिन कौन लोग मनाते हैं? केवल जो जान रहे हैं वो, जबकि प्रदेश के सारे लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए। ऐसा करके आप अपनी हक, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपनी अस्मिता, अपनी जनजीवन, और जिस जगह में हूँ मैं उस भाषा में मेरी राज चले, मेरी बात सुनी जाए, ये होनी चाहिए। और यहाँ जैसे यूपी में 2 राजभाषा है,
हिंदी और उर्दू है। तो छत्तीसगढ़ में कम से कम फिलहाल अभी हिंदी और छत्तीसगढ़ी, ये दो भाषा में राजकाज होनी चाहिए। ये दो भाषा में राजकाज होने से जनता का ही हित होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि जनता के लिए काम छत्तीसगढ़ी में आज तक नहीं हो रहा है। जबकि इसमें हाई कोर्ट की फैसला आ गई, बैनामा लिखाया गया, रजिस्ट्री थाने में रिपोर्ट हो गई, बहुत सारे एप्लीकेशन दिए जाने लगे हैं। हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, हर जिला में मैं दिया करता हूं, अपने कार्यकाल में मैंने दिया। महानदी भवन मंत्रालय में 6 दिन तक लगातार वहां के अधिकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिए हम। हमारे एक्सपर्ट जाया करते थे और देते थे और बताए जाते थे कि छत्तीसगढ़ी एक समृद्ध भाषा है, उनकी समृद्ध लोक साहित्य है। चाहे ढोरा मारू कहो, चाहे भरथरी कहो, केवला रानी, हिमन कहना, हिर छतरंगी फूल, तो लक्ष्मण जति, तमाम हमारे लोक महाकाव्य है। लाखों गुरु घासीदास जी के उपदेश और पंथी गीतों की रचना हुई है। कबीर साहब की वाणियों का छत्तीसगढ़ीकरण हुआ यहाँ, और वो चौका मंगल आरती में गाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ी में इतनी धार्मिक और आध्यात्मिक बातें हैं, लेकिन वो जनजीवन का एक संवर्ग अपनाया हुआ है, एक कबीरपंथी और एक सतनामी। लेकिन दूसरे अन्य जो लोग हैं वो आज भी रामायण है, महाभारत है, ऐसे यूपी बिहार में आए महाकाव्यों का प्रणयन करते हैं, और वो सोचते ये है कि ये महिमामय है, ये शब्द अच्छा है और छत्तीसगढ़ी अच्छा नहीं है। ये धारणा मन में बन जाता है धीरे धीरे। उस धारणा को हमको बदलनी पड़ेगी, और इसीलिए अब अनुवादिक साहित्य हो रहा है। और रामचरितमानस के कितने ही छत्तीसगढ़ी अनुवाद हो गए, गीता का छत्तीसगढ़ी अनुवाद हुआ, शिव महापुराण का हुआ, पंचतंत्र का हुआ, अंग्रेजी कहानियों की होने लगी। और अभी अभी मेरे कार्यकाल में लियो टॉल्स्टॉय की रशियन कहानियों की 2 गज जमीन नाम का अनुवाद हुआ। तो कुल मिलाकर के हमें अपनी साहित्य को समृद्ध करना है। तो हमारे जो क्लासिक साहित्य है, लेजेंड साहित्य है, संस्कृत की बहुत प्राचीन साहित्य है, कालिदास की, भवभूति की, भास की, वाल्मीकि की, तमाम हमारे वेद हैं, उपनिषद है, वेदांग है, उनकी भी अनुवाद होनी चाहिए और उनको हमको पढ़ना लिखना चाहिए। हमन जब इसला पढ़े लिखबो, अंग्रेजी के ला हिंदी में, हिंदी के ला और छत्तीसगढ़ी में, या अंग्रेजी ला हम छत्तीसगढ़ी में, तमाम हमारे लेजेंड साहित्य ला हम छत्तीसगढ़ी में जब पढ़बो लिखबो, तो हमार राज्य के भाषा समृद्ध होई, साहित्य समृद्ध होई, और हमार अंदर भी वही कॉन्फिडेंस आई जो अन्य प्रांत के लोगन में वो कॉन्फिडेंस है। और हम खुल के जब छत्तीसगढ़ी में गोठियाबो तब, है ना, अपन देश अपन राज छत्तीसगढ़ी बोले में का लाज। अरे भाई यहाँ तो बासी खा लेते हैं, आदमी ढोकला खा लेते हैं। कभी कभी आप देखो ना, शब्द के उच्चारण आपको कैसे लगता है। हमारे छत्तीसगढ़ी व्यंजन में देख ले, यहाँ का होते फरा, चीला, तस्मई, सुहारी, ऐरिसा, अरे कतिक सुघर सुघर नाम है। इडली डोसा तो नहीं है, थेपला ढेपला तो नहीं है। हर भाषा की अपनी सौंदर्य है। आप थेपला कहोगे तो आपको सुनने में अटपटा लग रहा है, हमारा फरा कोई सुनेगा तो उनको अटपटा लगेगा। तो ये अभ्यास नहीं होने के कारण एक दूसरे के शब्दों को ऐसा लगता है। और छत्तीसगढ़ के खान पान तो बहुत शुद्ध और ताकतवर, यहाँ सड़ा गला के नहीं बनाया जाए, अनाज को सड़ा गला के नहीं बनाया जाता, हर चीज साबुत बनते। बासिल भी पखाले खाए जाते, गरम भात में पानी डाल दे, और बच जाते ना रात के, वो हम एक तरह से ये हो जाते, क्या बोलते, पानी डालबे तो वो और ज्यादा पोषक तत्व तो बन जाते हैं। मात्र बासी बस ही पानी डाल के पुराना खाए जाते, लेकिन कोई चीज ला पुराना सड़ा गला के नहीं खाया जाए। नहीं तो इडली ला तो सड़ायल पड़ते, खमीर उठायल पड़ते, ढोकला में भी खमीर उठायल पड़ते। लेकिन छत्तीसगढ़ का कोई ऐसे व्यंजन नहीं है जिसमें खमीर उठा करके बनाया जाए। तो छत्तीसगढ़ी आरूग है, छत्तीसगढ़ी शुद्ध है, छत्तीसगढ़ी प्योर है। छत्तीसगढ़ी में बहुत सारे शब्द ऐसे मिक्स हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ी में अंग्रेजी के भी बहुत सारे शब्द हैं। अंग्रेजी राज शासन के कारण छत्तीसगढ़ी में बहुत सारे उर्दू अरबी का शब्द है। छत्तीसगढ़ी में मराठी का भी बहुत सारे शब्द है। छत्तीसगढ़ी में हिंदी के भी बहुत सारे शब्द हैं। और हमारा छत्तीसगढ़ बहुत समृद्ध है, हर भाषा को अपने में पचा लेने की क्षमता है। छत्तीसगढ़ी सागर की तरह है। छत्तीसगढ़ी में तो तिब्बत लोगों को हम बसा लिए, बांग्लादेशियों को बसा लिए, तो हमारे देश के और अन्य राज्य के लोग तो शुरू से ही बसे हैं, चाहे वो
तमिल हो, गुजराती हो, सिंधी हो, मारवाड़ी हो, पंजाबी हो, सारे प्रांत के लोग यहाँ रहते हैं और परस्पर मिलजुल के रहते हैं। और ये प्रदेश शांति का द्वीप है, शांति का द्वीप है। विगत इतने वर्षों से नक्सलाइट होने के बावजूद भी मनुष्य क्रांति प्रेमी नहीं है, हिंसा प्रेमी नहीं है, शांति प्रेमी। बस्तर अन्यान कारणों से वो अतिवाद के शिकार है, लेकिन वहाँ के लोग आज भी सुकून और शांति से रहते हैं। तो ओवरऑल साल वनों का द्वीप है ये। अभी बोड़ा आवा थे लोहू खाहू, है ना, बोड़ा बोड़ा साल के नीचे जो आने वाला, जैसे फुट्टू का था ना पेरी, हाँ, तो मशरूम से वो थोड़ा अलग होता है, वो आ रहा है। तो हमारा प्रदेश साल वनों का द्वीप है। बस्तर से में भी वही होता है और पेंड्रा रोड तरफ जाओ तो भी वही होता है। मैं पेंड्रा रोड मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी, तो उधर भी बोड़ा मिलता है। सराई पेड़ जहाँ होगा बोड़ा होगा। तो ये साल वनों का द्वीप है, साजा सराई का बांस का जंगल है और रम्य शेर बगवा भालू की जगह है। और माड़ा में रहने वाला हमन मनखेयन, चाहे वो सीता बेंगरा में रहन थे, अभी रायपुर में कोई नया फ्लैट बनत ना उमा रहन, या राजधानी के फ्लैट में नवा रायपुर में रहन, हम एक साथ रहन। छत्तीसगढ़ है आदिम संस्कृति, या हम 6वीं 5वीं शताब्दी का जीवन शैली और आधुनिक 21वीं सदी की जीवन शैली दोनों को एक साथ जीते हैं। छत्तीसगढ़िया आदमी प्लेन में भी यात्रा करते तो बैला गाड़ी में तक वो आते। तो ये विविधता से भरे हुए राज्य है, ये हमारी विशेषता है, कमियां नहीं है। हमारे यहाँ पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, विकास को व्यवस्थित तरीके से हम करने वाले लोग हैं। और सबसे बड़ी चीज है कम में संतुष्ट, कम है तो उसी में हम अपना जीवन चला लेने वाले लोग हैं, महत्वाकांक्षी नहीं है यहाँ। और कभी कभी महत्वाकांक्षी कम में नहीं चलाने के कारण हमें लोग बेवकूफ़ भी समझते, जोजवा भोगवा भी समझते, और कुछ लोग इसको बढ़िया भी है कहते हैं। तो इसलिए छत्तीसगढ़िया बढ़िया कि वो विरोध नहीं करता, और ये हमारी विशेषता है। इसलिए हम लोग भी कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। लेकिन बढ़िया होने के लिए हमको बढ़िया बनना पड़ेगा। आप सब लोग बढ़िया बनो। इस क्लास अटेंड करने के बाद, ये इस लेक्चर के बाद छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान को जगाओ, छत्तीसगढ़ी अस्मिता को पहचानो और भाषा के द्वारा अपनी गहरी संस्कृति को जानो। ये आदिम भूमि है जहाँ अनेक धर्म पंथ की उत्पत्ति हुई, समायोजन हुआ और उत्तरोत्तर मनुष्य जिनको अच्छा लगा वो एक्सेप्ट किए। यहाँ कबीर आया तो कबीर पंथ को एक्सेप्ट किया, गुरु घासीदास जी आया सतनाम पंथ निराकार उपासना लेके, तो सारे लोग निराकार की ओर गए, निराकार उपासना को माने। और निराकार और साकार दोनों उपासना की मिलीजुली पद्धति है। हम यहाँ प्रकृति पूजक भी हैं, हमारे आदिवासी लोग, हम निराकार उपासक भी हैं, साकार उपासना है हमारी। हमारा राजिम, सिरपुर, सिवरी नारायण, गिरौदपुरी जैसे पावन तीर्थ है, तो जगदलपुर, कुटुम्बसर, तीरथगढ़, तातापानी और आपके मैन पार्ट जैसे श्रम में जगह है, पर्यटन स्थल है। यहाँ प्रकृति ने खूब नवाजा है। छत्तीसगढ़ रत्नों का खदान है, जमीन के नीचे रत्न है, रत्न गर्भा धरती, और बाहर में देखो तो सस्य श्यामला भूमि जहाँ हजारों किस्म का धान है। अब छत्तीसगढ़ी में बोलत हूँ, छत्तीसगढ़ी भाषा कतका समृद्ध है। धान के 1000 प्रकार है, नाम बोलो। सफरी, दुबराज, गुरमटिया, कंठासेला, बाकी मोंगरा, मोहा कुची, ढोकरा, ढोकरी, सरना, गिनो ना भाई, 1000 नाम तो धान का है। अंग्रेजों को जाके पूछो, बताएगा क्या? धान ही नहीं होता वहां क्या जानेंगे। तो हमारे अनाज ही एक प्रकार का नाम है। हमारे बैलगाड़ी का नाम लिखो तो चक्कर खा गिर जाओगे कि कौन ला उसकुड़ कथे, कौन ला धूरी कथे, कौन ला कड कथे, है ना, कौन ला चुरू कथे, कौन ला पटनी कथे, है ना, कतिल सुमेला कथे, जोता का होते। ये शब्द आप जानो, कितनी समृद्धियां हैं यहाँ, कितनी। हम लोग देखो, एक बार घनश्याम प्रसाद गुप्ता जी से संविधान सभा में बोल रहे थे कि बोले यार अंग्रेजी में तो डॉक्टर अम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग किया, अंग्रेजी में लिख दिया, अब हिंदी बनाना है संविधान को, तो वो कुछ शब्द है तो मिल नहीं रहा था। तब घनश्याम प्रसाद गुप्ता जी हमारे दुर्ग के थे, वो भी था वहाँ उस कमेटी में। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा हिंदी में शब्द नहीं मिले तो मोर कर पूछो छत्तीसगढ़ी, क्योंकि क्रिया रूप हमारे पास इतना बहुत ज्यादा है। तब वो सुपा के 13 क्रिया बताइस। सुपा में कहा होते चालना, निमारना, धूकना, फूनना, फटकना, धूकना, ओलियाना, है ना। हमारे छत्तीसगढ़ी में चलो वो समय की हिस्स। हम अभी कहाँ थन,
अभी मैं एक तो सोशल मीडिया में मेरी लेख है, उसमें मिलेगा आपको, पढ़ोगे तो फेसबुक में जाओ या इसमें जाओ, या मेरा ब्लॉग है सत्संधान, उसमें देखो 3000 पेज है उसमें। तो उसमें आप जाके देखोगे तो आँख का मैंने क्रिया दिखाया। तो हमारे में आँख में क्या है? लड़ेरना, गुड़ेरना, मिलकाना, झपकाना, मिचमिचाना। आँख ही के ही हमारे छत्तीसगढ़ी में 16 क्रिया है। तो किसी एक शब्द की इतनी क्रियाएं हो, इतनी पर्यायवाचियां हो, वो भाषा समृद्ध नहीं है तो क्या है? समृद्ध। और समृद्ध आप लोगों को करना है, जो नहीं लिखी गई है उसमें लिखना है। अब छत्तीसगढ़ी में साइंस की, टेक्नोलॉजी की, ज्ञान की, विज्ञान की बातें लिखो। ये जरूरी नहीं है कि केवल अंग्रेजी में ही लिखा जाए। कुछ वर्ड आपको नहीं मिलते हैं तो अंग्रेजी का सेम शब्द इस्तेमाल करो। कंप्यूटर का आपको छत्तीसगढ़ी नहीं मालूम तो मैं कंप्यूटर चलाता हूँ लिखना जी, क्या फर्क पड़ता? मैं अपना शब्द लो, उसको किसी भी शब्द को अपनी भाषा में लेना आगत है, और किसी शब्द को बाहर भेजना चला जाता है वो उनके लिए आगत है। तो हम तो आगत करते हैं, स्वागत करते हैं उसको। तो आगत शब्दों का इस्तेमाल करो और वैचारिक रूप से आप समृद्ध रहो। किसी भी जवाब को तत्क्षण दो, तर्कमय और तथ्यात्मक ढंग से दो, तो आपका कॉन्फिडेंस आगे होगा। आपसे पूछी जाएगी, बाई दफे उस समय उसको सटीक शब्द नहीं मिलता है तो छत्तीसगढ़ी के शब्द वहां इस्तेमाल करो और बोलो कि पानी गिरत है तो उर्वाती चूहत। तो उर्वाती का कौन है बताओ? छत्तीसगढ़ हिंदी में बताओ उर्वाती का अलग है। जब हिंदी में उर्वाती का कोई पर्यायवाची नहीं है तो हम कैसे उनसे कमजोर होंगे? बहरहाल हर भाषा अपनी जगह समृद्ध है। हमें केवल एक्सेप्ट करना चाहिए, एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए। और कोई अंग्रेजी बात करके, हिंदी बात करके छत्तीसगढ़ियों से हिकारत की नजर देखता है, गांव का आदमी समझता है, तो वो बेवकूफ है। और वैसी हरकतें हमको या उनकी बातों को गंभीरता से लेना नहीं चाहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप लोग को लगता है कुछ पूछा जाए तो पूछ सकते हैं। हाँ सर, आप छत्तीसगढ़ी के बारे में इतना बताए, भाषा के बारे में। मैं भी बताई कि मैं मतलब ओडिया हूँ, सरायपाली से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे ज़्यादातर छत्तीसगढ़ी बोली बस ऐसी बोलचाल में जैसे बोलते हैं वैसी आती है। तो जैसे पीएससी में मेंस लिखना रहता है तो उसमें कैसे लिखेंगे सर? उसमें छत्तीसगढ़ी भाषा अगर कुछ आ गया। पीएससी में जो देखो उनके अपने वाक्यांश रहते हैं और जगह रहता है, खाली जगह, इतने शब्दों में लिखे हैं। तो सटीक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको लिखना है। छत्तीसगढ़ी में ही जैसे प्रश्न आते हैं, 50 नंबर का पीएससी में है छत्तीसगढ़ी, तो उसमें पूछे जाएंगे कि भाई छत्तीसगढ़ी में पत्रिका के महत्व बताओ, या छत्तीसगढ़ी में ये लिखे जाए कि राजिम के महत्व बता। तो राजिम के महत्व 5 लाइन में लिखना है तो उसको छत्तीसगढ़ी में लिखो आप उनके शब्दों को। अगर आपको छत्तीसगढ़ी शब्द ठीक ठाक पता नहीं है तो अपने कोसली में लिखो। तो सरायपाली से संबलपुर के बीच में जो बोली जाने वाली भाषा है वो कोसली है, जिसमें हल्धर नाग जी पद्मश्री हुआ है ना। हाँ, उड़िया नहीं है, प्योर उड़िया नहीं है, वो उड़िया मिश्रित छत्तीसगढ़ी है, तो वो उसको कोसली कहा गया है, कोसल क्षेत्र रहा है वो। ठीक है, हम लरिया भी बोलते हैं उसको, इधर लरिया भी करते हैं। रंगोबत्ती गाना यही संबलपुरी गाना है जो फेमस हुआ है। अब वो रंगोबत्ती नहीं है, रंगबत्ती है, लेकिन उड़िया में उच्चारण रंगो हो गया। वो रंगबत्ती, रंगबत्ती का मतलब ऐसी जिसमें अनेक रंग हो, एक ऐसी नायिका जिसमें विविध रंग भरा हो, बहुत समझदार हो, बहुत सुंदर भी हो, नाजुक भी हो, कठोर भी हो, हर चीज उसमें लगा हुआ है, इसलिए वो रंगवती। एक ऐसी सुप्रीम नायिका की कल्पना है ना, जैसे पद्मावत में पद्मावती है, वैसी रंगवती। हमारे छत्तीसगढ़ी में उसको और क्या कह सकते हैं? छत्तीसगढ़ी में तो लास्ट और सुंदर स्त्री को क्या कह सकते हैं? ना सुघर है तो है ही, रंगवती तो सुघर है। तो हम रंगवती नाम देके बहुत सारी विशेषताओं को कवि ने रंगवती में समेटित किया है ना। ठीक, और कुछ बोल सकते हैं? और कोई प्रश्न कीजिए।
सर छत्तीसगढ़ी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, लेकिन क्या है पॉपुलर नहीं है, लोगों को पता नहीं है। तो सर हम लोग क्या आइडियाज हो सकते हैं कि जिसको मतलब इसको पॉपुलर। छत्तीसगढ़ी ला केवल छत्तीसगढ़ी में गोठिया परस्पर वो नहीं समझे तो बोलो करती गोठिया, तो वो समझने चले पड़े। और धीरे धीरे पिक्चर सिनेमा गीत वीत आवत है। अब गाना भी तुम छत्तीसगढ़ी में सुने करो भाई, ते 5 दिन में ते 10 ठो गाना सुना थस, तो मैं 4-5 ठन छत्तीसगढ़ी लत भी सुन ले, है ना। अब मान लीजिए लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश या लेटेस्ट कुमार सानू या नेहा कक्कड़ को आप सुन रहे हो, तो उनके जगह आप लेटेस्ट कंचन जोशी को सुन लो, लक्ष्मण मस्तूरिया, कविता वासनिक, ममता चंद्राकर को सुन लो, कभी कभी अनिल भट्ट पैरिक भी सुन लो। अब मैं भी गायक हो गया हूँ, मेरा यूट्यूब देखना अनिल भट्ट जी। मैं भी लॉकडाउन प्रोडक्ट हूँ। लॉकडाउन में आदमी क्या करे, तो अपना हारमोनियम गाने लगे। तो एक आदमी डेविड निराला जी थे जो आरुख बैंड में था ना, अनुज शर्मा के आरुख बैंड में बजाता है, बाजा बजाता है और जस गायक भी है। तो उन्होंने सुना सर आपको रिकॉर्डिंग कराना चाहिए, आपकी गाना अच्छा है, सुर भी अच्छा लग रहा है। तो उनके प्रेरणा से मैं जा कर के रिकॉर्डिंग कराना शुरू किया और 25 एल्बम मेरा आ गया है, ज़्यादा नहीं आया है, तो महंगी शौक है ना। हाँ यस सर, एक बिल्कुल, इसको लेकिन ऑनलाइन मत प्रसारण करना। हाँ, कौन सा गीत सुनना, किस मूड का गाना सुनना चाहते? अच्छा, तो इसको तो आप YouTube में भी देख सकते हो ना। अच्छा, ये है बादर गरजे चमके बिजली, आगे अषाढ़ बरसे पानी, आगे अषाढ़ बरसे पानी, बादर गरजे चमके बिजली, तयगा किसान बोए चली धान चल, नांगर लधर नांगर लधर नांगर ल। आगे अषाढ़ बरसे पानी, बादर गरजे चमके बिजली, तयगा किसान बोए चली धान चल, नांगर लधर नांगर लधर, बैला लधर जुड़ा लधर, इड़ता लधर बिझा लधर। बतर किरी उड़े बादर माँ धर लैका पिचका, बतर किरी उड़े बादर माँ धर लैका पिचका, बादर के ताल मारे संगी मुर्गा वै दरिया मेचका, बादर के ताल मारे संगी मुर्गा वै दरिया मेचका, त जिंदगी संवार त भाग सेहरा, त जिंदगी संवार भाग सेहरा, चल नांगर लधर नांगर लधर अपन जांगर लधर, एगा किसान बोए चली धान चल, नांगर लधर जांगर लधर नांगर ल। ये गीत है। ये अपने जांगर, अपनी शक्ति को भी आप पकड़ो, सामर्थ्य को भी पकड़ो, नांगर को भी पकड़ो, क्योंकि बादल गरज रहा है, बूंदों की बारिश हो रही है, बतरगिरी उड़ रहे हैं, बतरगिरी जानते हैं ना, वो उड़ रहे हैं, बतर का समय है। अब नांगर को भी धरो, इड़ता को, बिझा को, सबको धरो और बोने के लिए खेत की ओर चलो। ये गीत ठीक है। अच्छा लगा आप लोग से मिलके, मेरी बात को आप लोग ध्यान से लगन से सुने और मुझे मौका दिए यहाँ बुलाने के लिए, इसके लिए धन्यवाद आयोजकों को। थैंक यू। हाँ 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 बताइए जी। माफ कीजिएगा सर, मैं आपको। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं सीधा बोलिए आप। सर वो मतलब जब मतलब आप आए स्टार्टिंग से, जैसे आपका मतलब सर बोलने का स्टाइल है, मतलब भाषा हो तो आपका जो राज्य भाषा में रहे वो तो अलग बात है, लेकिन वो पूरा झलक रहा है और बात करने में भी पता चल रहा है सर। और जैसे कम्युनिकेशन ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं हम लोग आपसे, तो थोड़ा सा हम लोग कैसे सुधार सकते हैं, उच्चारण अच्छा करें या किस तरीके से हम लोग लोगों से कनेक्ट हो पा सकते हैं अपनी। देखो कम्युनिकेशन जो है, साफ उच्चारण, जी, मन और हृदय का साफ होना। आपका मन हृदय साफ रहेगा तो भाव चेहरे में आता है, लोग देखते हैं, समझ में आता है कि ये सातिर है, ये धूर्त है, ये चालाक है।
जी तो वो जैसे आप सोचते हैं आपके बॉडी लैंग्वेज और आपका व्यक्तित्व आपको बताता है। तो सबसे अच्छा ईमानदार रहो, ऑनेस्ट रहो, अनुशासित रहो, ये बिना कहे कुछ सामने वालों को व्यक्त करता है। और लोग इतने पारखी हैं आज के समय में, तो उड़ती चिड़ैया के पंख गिनते हैं, है ना, और अच्छाइयों को नहीं देखते, केवल बुराइयों को देखते हैं। तो अपने अंदर जितनी बुरी चीजें हैं उनको छोड़ते जाओ। व्यसन है, लेट नाइट जगना है, जी सर, चिड़चिड़ाहट है, आक्रोश है अपने अंदर, क्रोध है, अपने जीवन में सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो, उन सबको धीरे धीरे दूर करते जाओ। फिर आपका व्यक्तित्व निखरते जाएगा और आप जो बोलोगे लोग एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे। जी। और रही बात उच्चारण वगैरह का है, तो वो सतत अभ्यास से होता है। कोई शब्दों का अच्छा उच्चारण उसको लगातार बोलते रहने से होता है ना। जो आदमी को ज़्यादा अवसर मिलता है वो उतने अच्छे प्रवक्ता होते हैं, उतने अच्छे वक्ता होते हैं। कुछ गांव में अभी भी देखो, अरे रहन दे तो कौन सुनी, तो जो नहीं सुनते उसके वो बेचारे धीरे धीरे कुंद हो जाता है। और जब वो फ्लो में बोलता है तो उसका बात क्रोधित लगता है, गुस्से में लगता है। तो दबाए गए लोगों की भाषा क्रोध में होता है और सम्मानित किए गए भाषा प्रांजल होता है। जिसको आप सम्मानित करोगे तो वो आशीर्वाद ही देगा, अरे बने रहा बाबू, ठीक है, अच्छा है। और जिसको आप दबाओ, आए तो देख लो आज समय ऐसे करत है, क्रोध आता है। इसलिए समुदाय में भी दिखता है वो, है ना। सम्मानित लोगों की भाषा अलग है, दबाए गए लोगों की भाषा अलग है, क्रोध है उसमें, क्षोभ है, बदले की भाव है। तो इसलिए भाषाओं में इस तरह से आता जाता है। हमारे हर भाषा में है ऐसा, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, सब में, क्योंकि सब एक ही प्रवृत्ति है यार, भाषा एक ही है, उस ध्वनि है। बस हम अपने विचारों को, अपने भावों को निकालते हैं। प्यास लगेगा तो आदमी वहां वाटर मांगेगा, यहाँ प्यास लगेगा तो पानी मांगेगा। लेकिन गला सूखेगा, ओंठ पपड़ाएगा, वो तो अंग्रेज का भी होगा और छत्तीसगढ़िया का होगा। तो उसमें लैंग्वेज नहीं, वो भाव ही है। भाव एक सा होता है, उसको व्यक्त अलग अलग तरीकों से करते, ठीक है। इसलिए मैंने आते ही कहा कि भाषा हमारी भाव को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है, विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है, मीडियम मात्र है और कुछ नहीं है। जी सर, मीडियम बस है। अंग्रेजी बोल लिए तो होशियार है ऐसा नहीं, लंदन में भिखारी भी अंग्रेजी बोलता है। आप समझ गए? जी सर, जी। डोंट वरी, उसको चिंता नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी बोल रहे तो अपने घर में बोल रहे हो यार, जी। आपकी भाषा हमको समझ में नहीं आती, आप मेरी भाषा में बात करो। जी सर, बोल दो उसको सामने, अंग्रेजी बोल रहा है उसको, सर आप जो बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आती, तो जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें बोलो। अब वो तमिल हो गया तो तमिल भी आप नहीं समझेंगे, तो ठीक है सर, इसको हिंदी कन्वर्ट करके बता देना, फिर हम बात करेंगे आपसे। बोलना सीखो कम से कम। जी सर। हम बोलते नहीं, चुप हो जाते हैं, और जहाँ चुप होते हैं तो हमारे वो आदमी प्रेशर डालता है, दबाव डालता है। आप कोई अधिकारी है, कोई लोग है, कोई और दूसरा है, वो आपको बोलो कि सर मेरे को आप जो बोल रहे हो समझ में नहीं आ रही है, इस भाषा में बात कीजिए तो मैं जवाब दे पाऊंगा, ऐसा बोलो। आप इंटरव्यू में जाओगे, आईएएस परीक्षा में, पीएससी में, वहां ऐसे पूछे जाएंगे, डायरेक्ट अंग्रेजी में बोलेंगे, तो आप सीधा विनम्रता पूर्वक जवाब दो, सर मुझे अंग्रेजी नहीं आती या मैं बहुत कमजोर हूँ, कृपया मुझसे हिंदी में बात कीजिए, मैं प्रयास करूंगा उत्तर देने का, ऐसा आप बोलो ना। जी सर, ठीक है। अंग्रेजी नहीं जानने से कमजोर नहीं हो जाओगे। जी सर। अब अंग्रेजी जानने से आप होशियार भी नहीं हो जाओगे। होशियार तभी होगे जब परिस्थितियों को और समझ को आप अपने अंदर अच्छे से भरोगे। ठीक है जी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हम सभी सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सर ने हमें कितना अच्छे तरीके से हमार बोली, हमार भाषा और हमार छत्तीसगढ़ी संस्कृति के बारे में बताई से। तो मैं सल्ला एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।